एपिसोड 521 टू 530। अध्याय 521 उत्साह की अनुभूति। और यही हुआ। विलियम ने अपने छात्रावास के कमरे में अपनी दोनों प्रेमिकाओं के आने से पहले घटी सारी घटना का वर्णन किया। दोनों लड़कियों ने पहले तो गंभीरता से सुना, लेकिन शिफॉन की वर्तमान स्थिति जानने के बाद उनके भाव दया में बदल गए। विल, तुमने एक मुसीबत मोल ले ली है, विलियम की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी सिडोनी ने कहा। फिर उन्होंने जटिल भाव से शिफॉन की ओर देखा और अपना ध्यान वापस विलियम पर केंद्रित कर लिया। मुझे यकीन है कि आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह किस तरह की इंसान है, राजकुमारी सिडोनी ने कहा। मुझे पता है, विलियम ने जवाब दिया। वह बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, सिडोनी। विलियम के जवाब से राजकुमारी सिडोनी का शरीर अकड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विलियम, वह बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें शिफॉन की इस खास विशेषता के बारे में कैसे पता चला। विलियम की प्रेमिका बनने के बाद राजकुमारी सिडोनी ने उससे अपना वह रहस्य साझा किया कि वह 7 घातक पापों में से एक है। पहले तो राजकुमारी सिडोनी को लगा कि विलियम को उसका रहस्य पता चलने पर वह उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करेगा। हालांकि हाफ एल्फ ने केवल मुस्कुराया और यहां तक कि उसे चिढ़ाते हुए कहा कि उसे उसके बच्चे पैदा करने के लिए कुछ और साल इंतजार करना होगा। आपको कैसे पता चला? राजकुमारी सिडोनी ने पूछा। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि विलियम को कैसे पता चला कि शिफॉन भी दुनिया के घातक पापों में से एक है। आधे एल्फ की अंतर्ज्ञान शक्ति, विलियम ने उत्तर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। राजकुमारी सिडोनी ने नाक सिकोड़ी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि विलियम का ये जानकारी साझा करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने पूछताछ न करने का फैसला किया। विलियम के दाहिनी ओर बैठी इयान ने भौहें चढ़ा लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे दोनों क्या बात कर रहे हैं। क्या वह भी राजकुमारी है? इयान ने पूछा। विलियम के ये कहने पर कि शिफॉन बिल्कुल राजकुमारी सिडोनी जैसी है, इयान के दिमाग में यही एक संबंध आया। विलियम और राजकुमारी सिडोनी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हालांकि उन्हें सिडोनी और मोर्गाना के रहस्य के बारे में अन्य लड़कियों को न बताने का थोड़ा सा अपराधबोध था, लेकिन दोनों का मानना था कि यही सबसे अच्छा था। राजकुमारी सिडोनी चाहती थी कि विलियम के अलावा किसी और को ये पता न चले कि वह वासना की साक्षात मूर्ति है। इस तरह वह उन लोगों से खुद को बचा सकती थी जो उसकी शक्तियों का दुरुपयोग करके कोई कुटिल कार्य करना चाहते थे। नहीं, विलियम ने जवाब दिया। मैं कह रहा हूं कि वह सिडोनी जितनी ही प्यारी है। इयान ने राजकुमारी सिडोनी की ओर देखा, फिर शिफॉन की ओर, और फिर वापस राजकुमारी की ओर। मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। विलियम मुस्कुराया। बस उसे मिस्टर जेकिल का छोटा रूप समझ लो। अरे, क्या वह भी ताउटी है? इयान ने शिफॉन को आश्चर्य से देखा। तुम्हारा मतलब है कि वह एक साथ बहुत सी चीजें निगल सकती है? कुछ ऐसा ही, राजकुमारी सिडोनी ने विलियम की ओर से जवाब दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि हाफेल्फ मामले को और जटिल बना देगा। वह बहुत खा सकती है। राजकुमारी ने सो रही लड़की के गालों को गुदगुदाया। उसके मन में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई जब उसे एक ऐसी लड़की मिली जिसका पाप भी उसके जितना ही गहरा था। जब उसे विलियम की वह कहानी याद आई जिसमें शिफॉन ने कूड़े के ढेर में केले का छिलका खाने की कोशिश की थी, तो उसके दिल में उस छोटी लालची बच्ची की देखभाल करने की इच्छा जागृत हुई। इयान ने सहमति में सिर हिलाया। उसने युद्ध के दौरान जेकिल का दबंग स्वभाव देखा था। फिलहाल उसने शिफॉन को एक ऐसी युवा ताउटी के रूप में देखा जो अभी भी अपनी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर सकती थी। अरे, मैं लगभग भूल ही गई थी। राजकुमारी सिडोनी ने सो रही लड़की को छेड़ना बंद किया और गंभीर भाव से विलियम की ओर देखा। आजकल तुम्हारी खून की प्यास कैसी चल रही है? मुझे लगता है कि तुम्हें अभी थोड़ा पी लेना चाहिए, जब तक तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। मैं फिलहाल शिफॉन का ख्याल रखूंगी, ऐश, मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूं। समझ गया। फिर ऐश ने विलियम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंचने का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। क्या तुम्हें पिछली बार जो हुआ था वो याद है? ठीक है, विलियम ने जवाब दिया और इयान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड बाद दोनों लोग कमरे से गायब हो गए और वहां केवल राजकुमारी सिडोनी और सोई हुई शिफॉन ही रह गईं। जब एशे को परिचित चुभन वाला दर्द महसूस हुआ तो उसका शरीर कांप उठा, जिसके बाद उसे परमानंद की अनुभूति हुई। विलियम धीरे धीरे पी रहा था। वह ऐश के खून की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके लिए उसकी प्रेमिका का खून अनमोल था। जलपरी ने विलियम की गर्दन में अपनी बाहें लपेट लीं और अपने शरीर पर दौड़ रही सुखद अनुभूति का आनंद लेने लगी। एशे यह बात स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन वह उस अलौकिक आनंद की आदी हो चुकी थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था।
पेट भर जाने के बाद विलियम ने उस जगह को चूमा जहां से उसने ऐश से खून निकाला था और अपने जीवन जादू का उपयोग करके उसके घाव को ठीक कर दिया। खूबसूरत जलपरी अपनी सारी ताकत खो चुकी थी, इसलिए उसने विलियम को उसे दोबारा कपड़े पहनाने की अनुमति दे दी। अगली बार मैं चारमैन का खून पीऊंगा, विलियम ने प्यार से उसके कानों में फुसफुसाया। मैं आजकल तुम्हारा बहुत खून पी रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अनीमिया हो जाए। आशे ने आह भरी और अनिच्छा से सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई। ग्लैडियोलस शहर में हुए युद्ध के बाद विलियम के सामने आत्मसमर्पण करने वाले एल्फों में से एक चारमैन भी थी। वह उस प्लाटून की अधिकारी भी थी जिसने ज़ेलान राजवंश की सीमा के पास स्वतंत्रता सेनानियों की बैठक के दौरान अरसलान को बंदी बनाया था। जब विलियम अमर भूमि में गया तो मलाकाई ने उसे बताया कि उसके राजदंड का उपयोग केवल एक मरे हुए प्राणी द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार हेलन साम्राज्य का प्रथम राजा एक रहस्यमय प्रेतवादित लिच में परिवर्तित हो गया। जो कोई भी मलाकाई के राजदंड को छूता वह उच्च स्तरीय मरे हुए प्राणी में परिवर्तित हो जाता और मलाकाई का सेवक बन जाता। स्वाभाविक रूप से विलियम की मरने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन युद्ध में उनकी मदद करने के लिए उन्हें मरे हुए लोगों की सेना को आदेश देने की शक्ति की भी आवश्यकता थी। सिस्टम की मदद से उन्होंने राजदंड के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। राजदंड की शक्ति बेकाबू थी। यह एक पौराणिक कलाकृति थी जिसने विलियम को अपने जीवन के 200 साल कुर्बान करने पर मजबूर कर दिया और उसके बाएं हाथ को उसकी बाह तक हमेशा के लिए पिशाच के हाथ में बदल दिया। पिशाच भी अमर प्राणी थे और उनमें अविश्वसनीय शक्ति और सामर्थ्य थी। मलाकाई के राजदंड को छूते ही विलियम को वैम्पिरिक नेक्रोमेंसर का प्रतिष्ठित जॉब क्लास प्राप्त हुआ। इसी वजह से विलियम के बाएं हाथ और बाह का रंग उसके शरीर के बाकी हिस्सों से अलग था। सौभाग्यवश अगर विलियम थोड़ा खून पी लेता तो उसके हाथ और बाह का पीलापन गायब हो जाता और वह बिल्कुल सामान्य दिखने लगता। मलाकाई भी इस बात से आश्चर्यचकित था कि विलियम अपने राजदंड के भ्रष्ट प्रभाव का विरोध करने में सक्षम था और उसके अधीनस्थों में से एक नहीं बना। प्रशंसा के कारण मलाकाई ने एक शर्त के साथ विलियम के साथ सभी शत्रुता समाप्त करने का निर्णय लिया। हाफ एल्फ एवलॉन के उन खजानों और कलाकृतियों को लूटना बंद कर देंगे जो देवताओं के युग से बची हुई थी। इसके अलावा मलाकाई ने विलियम को एक बार अपनी अनडेड लीजन की कमान संभालने की अनुमति दी थी। जिज्ञासावश विलियम ने मलाकाई से पूछा कि क्या वह उसे समय समय पर अपनी अनडेड सेना को बुलाने की अनुमति देगा। ड्रैकोलिच ने आश्चर्यजनक रूप से उसकी विनती मान ली, लेकिन अनडेड सेना का उपयोग करने के साथ एक और शर्त जुड़ी हुई थी। आप मेरी सेना की कमान तभी संभाल सकते हैं जब आप नरसंहार करने की योजना बना रहे हो। यही वह उत्तर था जो ड्रैकोलिच ने उसे दिया था, एक ऐसा नरसंहार जिसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। मलाकाई ने तो यहाँ तक मजाक में कहा था कि लाखों लोगों का नरसंहार उनकी पसंद के ज्यादा अनुकूल होगा। जब विलियम ने एवलॉन में हजारों वर्षों से तैनात मरे हुए योद्धाओं की आत्माओं को शुद्ध करने का प्रस्ताव रखा तो मलाकाई ने इसे तुरंत अस्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि एवलॉन के भीतर हमेशा एक सेना होनी चाहिए। बेशक ड्रैकोलिच ने संकेत दिया कि नई मरे हुए लोगों की सेना का इंसान होना जरूरी नहीं है। इसी कारण विलियम ने एक नरसंहार किया और नवजात मरे हुए कल्पित बोनों को एवलॉन भेज दिया ताकि वे उन योद्धाओं का स्थान ले सके जिन्हें वह पुनर्जन्म के चक्र में वापस भेजने वाला था। अपने वचन के अनुरूप विलियम ने एल्फ महिलाओं के साथ साथ उन एल्फों को भी बख्श दिया जिन्हें उसने गेट ऑफ बिगिनिंग्स में अलेंडोर से मुठभेड़ के दौरान बंदी बनाया था। इन युवा एल्फों ने विलियम को जमकर कोसा और उनमें से चारमैन सबसे मुखर थी। आर्केन स्पेक्ट्रल लिच विलियम की खून की प्यास से वाकिफ था, इसलिए उसने अपना दांव खेला और अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके चारमैन की सारी यादें मिटा दी। ये सिर्फ वही नहीं थी, लिच ने 12 किशोर एल्फों की यादें मिटा दी थीं और उन्हें विलियम के निजी रक्त बैंक बना दिया था। ये एल्फ महिलाएं अब विलियम के 1000 जानवरों के क्षेत्र में रहने लगीं और विलियम को अपना स्वामी मानने लगीं। इसके बदले में हाफ एल्फ ने उनके साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया और वे थाउजेंड बीस्ट डोमेन के अंदर स्थित विला के रखवाले बन गए। हालांकि उनकी स्मृति खो गई थी, फिर भी वे उत्कृष्ट योद्धा और जादूगर थे। विला में अपने काम खत्म करने के बाद वे अक्सर विलियम के झुंड और सेना के साथ अटलांटिस कालकोटरी को साफ करने में मदद करते थे। जिस क्षण विलियम ने वैम्पिरिक नेक्रोमेंसर जॉब क्लास प्राप्त की, उसी क्षण पैसिव स्किल ब्लडथर्स्ट स्थायी रूप से उसके स्टेटस पेज में जुड़ गई। तुम नियमित रूप से दूसरों के खून के लिए तरसोगे। यदि रक्त की प्यास एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अपनी रक्त की प्यास बुझाने तक हिंसक अवस्था में चले जाएंगे। दूसरों का खून पीने से आपको 1 घंटे के लिए सभी स्टैट्स में जोड़ 2 शून्य का लाभ मिलेगा।
कुछ सालों बाद विल उन्हें आज़ाद कर देगा, एशे ने विलियम का हाथ पकड़ते हुए कहा। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि वेंडी एस्ट सिडोनी और मैं तुम्हारे लिए जी भरकर पीने के लिए काफ़ी होंगी। विलियम ने सिर हिलाते हुए ऐश का हाथ हल्के से दबाया। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, मैं सिल्वरमून महाद्वीप जाते ही उन्हें मुक्त कर दूंगा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। फिलहाल विलियम को सप्ताह में कम से कम 2 बार खून पीने की जरूरत थी। वह बिना खून पिए ज्यादा से ज्यादा 8 दिन रह सकता था, लेकिन अगर वह इस सीमा को पार कर जाता तो वह अपनी खून की प्यास पर काबू खो बैठता और हिंसक उत्पात मचा देता। एल्स की यादें मिटाना विलियम द्वारा स्थापित राज्य को बचाने के लिए लिच का धन्यवाद करने का तरीका था। हालांकि यह किसी को धन्यवाद देने का एक भयानक तरीका लग सकता है, लेकिन लिच ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार जिन्होंने उसके राज्य पर हमला करने का साहस किया, उन्हें अपने कार्यों के परिणामों के लिए स्वयं ही दोषी ठहराया जाना चाहिए था। अध्याय 522। मैं कभी कोई निर्लज कार्य नहीं करूंगा। तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम्हें अपना बेहतर ख्याल रखना चाहिए, राजकुमारी सिडोनी ने अपने साबुन लगे हाथ से शिफॉन के शरीर को रगड़ते हुए कहा। वे इस समय राजकुमारी के छात्रावास के कमरे में थे और एक साथ स्नान कर रहे थे। विलियम की बात सुनकर इयान और राजकुमारी सिडोनी को शिफॉन पर दया आ गई और उन्होंने कुछ समय के लिए उसकी देखभाल करने का फैसला किया। उन्होंने अभी अभी अपना खाना खत्म किया था और राजकुमारी शिफॉन को उसके कमरे में ले गई क्योंकि छोटी बच्ची विलियम के कमरे में रात नहीं बिता सकती थी। शिफॉन ने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह खुद को अच्छी तरह से साफ होने दिया। उसे काफी समय से ठीक से नहाए हुए नहीं था। आमतौर पर वह शरीर को साफ करने के लिए अकादमी के पास वाली नदी में तैरती थी। आधे घंटे बाद दोनों लड़कियां नहाने के तौलिए ओढ़कर स्नानघर से बाहर निकलीं। राजकुमारी सिडोनी ने अपने बाल सुखाने के बाद शिफॉन के बाल सुखाने में मदद की। राजकुमारी ने शिफॉन को कपड़े बदलने के लिए भी दिए थे, जबकि उसकी नौकरानियों ने अकादमी के साथ नए और साफ अकादमी यूनिफॉर्म के लिए बातचीत की, जिसे शिफॉन अगले दिन पहनेगी। छोटी बच्ची ने जब अपनी नाइट ड्रेस पहन ली तो उसने राजकुमारी सिडोनी को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। बिग ब्रदर के साथ आपका क्या रिश्ता है? शिफॉन ने पूछा। हालांकि शिफॉन की राजकुमारी सिडोनी से आज ही पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन उसने राजकुमारी के शरीर के भीतर उस दिव्यता को पहले ही महसूस कर लिया था जो वासना के पाप का प्रतिनिधित्व करती थी। मैं विल की मंगेतर हूं, राजकुमारी सिडोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसका मतलब है कि भविष्य में वह मेरे पति होंगे। राजकुमारी सिडोनी यह स्पष्ट करना चाहती थी कि विलियम और वह प्रेमी थे। ये शिफॉन को ये बताने का उसका तरीका था कि उसे उसके प्रेमी के पास जाने का कोई विचार नहीं रखना चाहिए। क्या उसे पता है? शिफॉन ने पूछा। क्या तुमने उसे अपने पाप के बारे में बताया है? राजकुमारी सिडोनी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। राजकुमारी इस बात को लेकर दुविधा में थी कि क्या उसे शिफॉन को ये बताना चाहिए कि विलियम को भी उस पाप के बारे में पता है जो उस छोटी बच्ची के मन में छिपा है। हालांकि गहन विचार विमर्श के बाद उसने ये जानकारी गुप्त रखने का निर्णय लिया क्योंकि वह पहले शिफॉन के चरित्र का आकलन करना चाहती थी। सावधानी बरतने में ही भलाई है। डार्लिंग बच्चों के सामने कमजोर पड़ जाती है। मोर्गाना ने उनके साझा मानसिक परिदृश्य के भीतर से टिप्पणी की। हाँ, यही बात मुझे भी चिंतित करती है, राजकुमारी सिडोनी ने जवाब दिया। मुझे बस उम्मीद है कि वह विल की दयालुता का फायदा नहीं उठाएगी। हम देखते हैं वो कोशिश करके दिखाती है या नहीं। मैं उसकी कमर पर इतनी मारूंगा कि वो बेहोश हो जाएगी। राजकुमारी सिडोनी ने अपने होठों को ढांक लिया और खिलखिलाकर हंसी। अभी हम बस देखेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी लापरवाही भरा काम करो, समझे? ठीक है। शिफॉन अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को निहार रही थी। फिर उस छोटी लड़की की निगाहें राजकुमारी सिडोनी की छाती पर टिक गईं। राजकुमारी के सुडौल शरीर को अच्छी तरह निहारने के बाद उस प्यारी सी बच्ची ने अपनी छाती पर नजर डाली और मन ही मना भरी। कुछ देर बाद शिफॉन ने एक बार फिर अपना सिर उठाया और राजकुमारी सिडोनी से सीधा सवाल पूछा। क्या तुमने उस पर अपना आकर्षण दिखाया? शिफॉन ने पूछा। हालांकि शिफॉन जानती थी कि राजकुमारी सिडोनी बेहद खूबसूरत थी, फिर भी उसने ये सोचकर पूछा कि कहीं राजकुमारी ने अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके विलियम को अपना मंगेतर तो नहीं बना लिया। शिफॉन विलियम को अपना पहला दोस्त मानती थी। इसी वजह से अगर विलियम राजकुमारी के जादू के असर में आ जाता तो वह उसे छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती। साथ ही विलियम स्वादिष्ट लॉलीपॉप बना पाता था जिनसे उसकी भूख शांत रहती थी। यदि संभव हो तो शिफॉन चाहती थी कि विलियम उसे प्रतिदिन असीमित मात्रा में कैंडी दे। मैंने उस पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, राजकुमारी सिडोनी ने उत्तर दिया।
लेकिन विल पर मेरे आकर्षण का कोई असर नहीं हुआ। विलियम पर राजकुमारी सिडोनी के आकर्षण का कोई असर नहीं हुआ। ये सुनकर शिफॉन के होठों का कोना 1 मिलीमीटर ऊपर उठ गया। इससे उसके मन में उस लड़के की छवि और भी गहरी हो गई, जिसे वह बड़े भाई कहकर पुकारती थी। सुनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम उसके दोस्त बन जाओ, लेकिन उसकी दयालुता का दुरुपयोग मत करना, राजकुमारी सिडोनी ने कहा। कोई गलतफहमी मत पालना, समझे? शिफॉन का चेहरा शांत था और वह चुप रही। उस क्षण वह क्या सोच रही थी, इस बारे में सुंदर राजकुमारी और उसके जीवनसाथी को जरा भी जानकारी नहीं थी। तुम कहाँ से आए हो? राजकुमारी सिडोनी ने पूछा। तुम क्रेटोर साम्राज्य से तो नहीं हो, है ना? शिफॉन ने अपना सिर हिलाया। मेरा जन्म दानव महाद्वीप में हुआ था। हालांकि मेरे पिता ने मुझे त्याग दिया और अपने अधीनस्थ को मुझे यहाँ लाने के लिए कहा। राजकुमारी सिडोनी ने भौहें चढ़ाईं। उसे नहीं पता था कि क्रेटोर साम्राज्य के सम्राट और वर्तमान दानव राजा के बीच जटिल संबंध थे। शायद मुझे इस मामले में थोड़ी छानबीन करनी चाहिए, राजकुमारी सिडोनी ने सोचा, जब वह उस छोटी लड़की को घूर रही थी, जो इस समय विलियम की एक लॉलीपॉप चाट रही थी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि अगर शिफॉन विलियम के साथ बातचीत जारी रखती है तो इससे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। योजक चिन्ह। क्या मेरी पोती शिफॉन को अपने कमरे में ले गई है? सम्राट लियोनिडास ने अपनी एक भरोसेमंद सन्यासी की ओर देखा, जो राजकुमारी सिडोनी की सेवा में थी। उसका काम राजकुमारी के साथ या उसके आसपास कुछ भी असामान्य होने पर सम्राट को नियमित रूप से सूचना देना था। जी महाराज, उस सुंदर महिला ने सिर झुकाकर कहा। उन्होंने अभी अभी स्नान किया है और वे आपस में बातचीत कर रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं उनकी बातचीत नहीं सुन सकती, क्योंकि अगर राजकुमारी को मेरी उपस्थिति का आभास हो गया तो वह बहुत क्रोधित हो जाएंगी। सम्राट लियोनिडास ने अपने अधीनस्थ की शेष रिपोर्ट सुनते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उन पर नजर रखना जारी रखें, लेकिन ज्यादा करीब न जाएं। अगर आप उनकी बातचीत नहीं सुन पाते हैं तो कोई बात नहीं। जी हाँ महाराज। योजक चिन्ह। क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? एशे ने पूछा। अब बहुत बेहतर है, विलियम ने उसे गले लगाते हुए कहा। राजकुमारी सिडोनी और शिफॉन के साथ रात का खाना खत्म करने के तुरंत बाद वे दोनों अटलांटिस के तहखाने की 10वीं मंजिल पर स्थित बीच विला में गए थे। किसी कारणवश विलियम किसी का खून पीने के तुरंत बाद खाना नहीं खाता था। इसका कारण ये था कि उसे जो भी खाना मिलता था उसका स्वाद जले हुए कोयले जैसे स्वाद का होता था। विलियम के स्वाद में यह असामान्यता आमतौर पर खून की प्यास बुझाने के एक दिन बाद दूर हो जाती थी। विलियम की उम्मीदों के विपरीत शिफॉन ने एक सभ्य कुलीन महिला की तरह संयम से भोजन किया। कूड़े के ढेर में केले का छिलका खाने को तैयार भूखी लड़की और चाकू कांटे से अपना स्टेक खा रही सलीकेदार महिला के बीच का यह अंतर देखकर विलियम ने चैन की सांस ली। उस लड़की, शिफॉन, तुम उसके साथ क्या करने का इरादा रखते हो? एशे ने विलियम की छाती में जड़े रत्न को धीरे से सहलाते हुए पूछा। मैं सिडोनी से कहूंगा कि वो फिलहाल उसका ख्याल रखे, विलियम ने जवाब दिया। अगर वह है तो मुझे यकीन है कि सब ठीक रहेगा। क्या वाकई सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, सिडोनी सम्राट की पोती है। मुझे नहीं लगता कि कोई उसके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। विलियम की छाती में जड़े गहने को सहलाते हुए ऐश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने देखा था कि जब शिफॉन राजकुमारी सिडोनी के साथ भोजन कक्ष की ओर जा रही थी तो विद्यार्थियों की निगाहें उस पर टिकी थीं। उनके चेहरों पर आश्चर्य, ईर्ष्या और घृणा के भाव साफ झलक रहे थे। ऐश को भली भांति पता था कि ये तीनों भावनाएं राजकुमारी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं, जो इस समय अपने दादा के साम्राज्य में आई हुई थी। भले ही थोड़े समय के लिए कोई समस्या न हो, लेकिन लंबे समय में क्या होगा, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। विलियम लंबे समय से ऐश के साथ था, इसलिए वह उसकी सोच को समझ सकता था। समझ गया। विलियम ने अपने प्रेमी के माथे पर चुंबन किया। दिन के दौरान मैं शिफॉन का ख्याल रखूंगा। चूंकि हम दोनों ही समाज से बहिष्कृत हैं, इसलिए हम दोनों का साथ रहना ही बेहतर होगा। सिडोनी के बारे में फैलने वाली किसी भी अफवाह पर नजर रखना। बाकी मैं संभाल लूंगा। वैसे क्या आपने आसपास किसी अच्छे कालकोठरी के बारे में सुना है? जब उसके प्रेमी ने कालकोठरी शब्द का जिक्र किया तो ऐश का शरीर अकड़ गया। उसे यह समझने के लिए बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं थी कि निर्लज शेपर्ड इस समय क्या सोच रहा होगा। क्या हम प्लान बी पर आगे बढ़ेंगे? एशे ने अपना सिर उठाकर विलियम की आंखों में देखते हुए पूछा। विलियम ने शरारती मुस्कान के साथ हल्के से उसकी नाक को छुआ। प्लान बी क्या? तुम्हारा प्रेमी एक नेक और उत्कृष्ट व्यक्ति है। मैं कभी कोई शर्मनाक काम नहीं करूंगा।
ऐशा ने आंखें घुमाई क्योंकि उसका मन कर रहा था कि विलियम के चेहरे पर दिख रहे घमंडी भाव को देखकर उसे एक थप्पड़ मार दे। हाफ एल्फ के दादा जेम्स के अलावा उसने विलियम से ज्यादा बेशर्म किसी को नहीं देखा था। दक्षिणी महाद्वीप में वापस आकर विलियम ने क्रेटोर सेना की नाक के नीचे से अनायशा राजवंश के संसाधनों को चुरा लिया था। उसे पूरा यकीन था कि अगर विलियम का मन हुआ तो वह भी क्रेटोर साम्राज्य के साथ वैसा ही करेगा अगर वे उसे नाराज कर दें। अध्याय 523 मैं तुम्हें मुस्कुराना सिखाऊंगा। विलियम सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि उसने अपने गुरु से सलाह लेने के लिए उनसे मिलने की योजना बनाई थी। एक रसायनज्ञ के रूप में एल्बर्ट ऐसी खाद्य गोलियां बनाने में सक्षम थे जो लोगों को एक बार में 3 दिनों तक भूख से राहत दिला सकती थीं। वह फुल केटल अल्केमिस्ट से गोली बनाने की विधि प्राप्त करने और उसका उपयोग अपनी चॉकलेट लॉलीपॉप के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक घटक के रूप में करने की योजना बना रहा था, जिसे वह शिफॉन को देगा। हालांकि उनके द्वारा बनाई गई लॉलीपॉप का असर 3 दिनों तक रह सकता था, लेकिन ये केवल सामान्य लोगों पर ही लागू होता था। शिफॉन उस श्रेणी में नहीं आती थी और विलियम उसकी मदद करना चाहता था। उसे कचरा उठाकर खाते हुए देखना उसके मन से कभी नहीं मिट सका। 5 मिनट बाद विलियम अपने 5वें गुरु के निवास में घुस गया और उसने देखा कि प्रसिद्ध कीमियागर अपने सोफे पर खर्राटे ले रहा है। जाहिर है उसने एक बार फिर शराबखाने में शराब पी थी और शायद इस दौरान किसी खूबसूरत लड़की को पटा भी लिया था। विलियम को समझ नहीं आ रहा था कि उसका नया मालिक इस तरह अय्याशी भरी जिंदगी क्यों जी रहा है। खैर, चूंकि यह एल्बर्ट का निजी मामला था, इसलिए उसने अपने काम से काम रखने का फैसला किया। असंतुष्ट कीमियागर को जगाने के बाद विलियम को वह नुस्खा मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। उन फूड पिल्स का तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? एल्बर्ट ने जम्हाई लेते हुए पूछा। क्या तुम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हो? हाँ, विलियम ने जवाब दिया। मैं कल सिल्वरविंड सिटी के तहखाने में जाने की योजना बना रहा हूँ। क्या सच में? अच्छा, बस इस बात का ध्यान रखना कि कहीं गलती से तुम्हारी मौत न हो जाए। चिंता मत करो स्वामी जी, मैं अभी बहुत जवान और बहुत सुंदर हूँ, इतनी जल्दी मर नहीं सकता। यही तो जज्बा है, एल्बर्ट ने विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मेरा प्रस्ताव अभी भी कायम है। हम तुम्हारा जन्मदिन रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में मना सकते हैं। बिल मैं दूंगा। एल्बर्ट सोफे पर लेट गया और विलियम की ओर देखकर मुस्कुराया। बताओ, क्या तुम शिफॉन को वो फूड पिल्स खिलाने की योजना बना रहे हो? विलियम ने अपने निकम्मे मालिक की ओर देखा और सोचा कि उसे कैसे पता चला कि वह शिफॉन से मिला था। बेवकूफ लड़के, मेरी आंखें और कान हर जगह हैं। एल्बर्ट ने घमंड से अपना सिर उठाया। तो मैं सही हूं या नहीं? एल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए विलियम को देखते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। एक फूड पिल उसकी भूख को 1 घंटे के लिए शांत कर सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके लिए इस फूड पिल में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की कीमत किफायती नहीं है। अगर तुम उसका भोजन आपूर्तिकर्ता बनने की योजना बना रहे हो, तो बेहतर होगा कि तुम किसी व्यापारी या डाकुओं के ठिकाने को लूट लो। यही एकमात्र तरीका है जिससे तुम उस नन्ही बच्ची को हर दिन कूड़े के ढेर पर जाने से रोक सकते हो। क्या आपने भी उसकी मदद करने की कोशिश की गुरुजी? खैर, किसी ने मुझसे एक मदद मांगी थी। दुर्भाग्य से मैं 3 सप्ताह तक ही उसकी मदद कर पाया, उसके बाद मैंने हार मान ली। एल्बर्ट ने अपना सिर खुजाया। मैं एक रसायन शास्त्री हूँ, बिना लाभ कमाए गोलियां बनाना मेरे लिए नुकसान है। विलियम ने सिर हिलाया। धन्यवाद गुरुजी। क्या आपको उस तरह की लड़कियां पसंद हैं? प्यारी और मनमोहक वाली? विलियम ने मुस्कुराते हुए उस बदमाश को घूर कर देखा और कमरे से निकल गया। एल्बर्ट के स्वभाव को जानते हुए उसे पूरा यकीन था कि उसका 5वां गुरु उसका खूब मजाक उड़ाएगा, इसलिए उसने समझदारी से पीछे हटने का फैसला किया ताकि वह शर्मिंदगी से बच सके। जब विलियम अपनी कक्षा की ओर जा रहा था, तभी उसने शिफॉन को लड़कों के छात्रावास की दिशा में जाते हुए देखा। लाल बालों वाले किशोर ने मुस्कुराते हुए उस प्यारी सी छोटी बच्ची को सरप्राइज देने के इरादे से चुपके से उसके पीछे से दस्तक दी। दुर्भाग्यवश जब वह उससे केवल 10 मीटर दूर था, शिफॉन ने पीछे मुड़कर अपने पीछे के पेड़ की ओर देखा। बड़े भाई, आप उस पेड़ के पीछे क्यों छिपे हैं? शिफॉन ने पूछा। विलियम हैरान था क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने वर्षों से निखारे गए अपने कौशल का उपयोग करते हुए ठीक से उसके पीछे से छुपकर उस तक पहुंच गया था। बिग ब्रदर, शिफॉन ने एक बार फिर पुकारा, जिससे विलियम को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विलियम को एक नज़र में ही पता चल गया कि शिफॉन ने अभी अभी स्नान किया है। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले लग रहे थे, लेकिन कल की तुलना में आज उसका चेहरा काफी बेहतर था। विलियम को यह मानना पड़ा कि शिफॉन की मासूमियत उसकी चचेरी बहन ईव जितनी ही मनमोहक थी।
उसने ये भी देखा कि उसने एकदम नई वर्दी पहनी हुई थी, जिससे उसका आकर्षण और भी बढ़ गया था। जो भी उसे देखता उसके मन में उसे लाड़ प्यार करने और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की तीव्र इच्छा होती। जब विलियम के मन में यह विचार आया तो उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। हाँ, सही है, विलियम ने पास आती हुई लड़की को देखते हुए सोचा, जो उसे उत्सुकता भरी निगाहों से देख रही थी। मैंने उसे कल मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जब लड़की विलियम से सिर्फ 1 मीटर दूर थी तो शिफॉन ने अपना हाथ इस तरह बढ़ाया मानो वह विलियम से कुछ देने के लिए कह रही हो। आधे एल्फ ने कुछ देर तक उस पतले और नाजुक हाथ को निहारा, फिर अपना हाथ उठाकर उसकी हथेली पर रख दिया। शिफॉन ने विलियम की ओर अचंभित भाव से देखा, क्योंकि विलियम ने उसके इशारे को गलत समझा था। बड़े भाई, मुझे लॉलीपॉप चाहिए, शिफॉन ने कहा। क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? विलियम ने शर्म से अपना गाल खुजाया और फिर हाथ में एक लॉलीपॉप मंगवाई। पिछली बार की तरह ही उसने शिफॉन को एक बार फिर 10 लाल, नीले और चॉकलेट रंग की लॉलीपॉप दी। अगर ईव और शिफॉन की मुलाकात होती तो दोनों पक्की दोस्त बन जाती। क्यों? क्योंकि दोनों ही लड़कियां लोगों से खाना छीनने में माहिर थीं। अगली बार जब तुम मुझसे लॉलीपॉप मांगोगे तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, विलियम ने शरारती लहजे में कहा। शिफॉन का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि वह बेहद गरीब थी। उसे हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा 100 चांदी के सिक्के ही भत्ते के तौर पर मिलते थे। यह उस 500 सोने के सिक्कों के भत्ते के मुकाबले कुछ भी नहीं था जो कुलीन लोग अपने उन बच्चों को देते थे जो उस समय सिल्वरविंड अकादमी में नामांकित थे। लॉलीपॉप कितने का होगा? शिफॉन ने नम आंखों से पूछा। शिफॉन के चेहरे पर उदासी देखकर विलियम दुविधा में पड़ गया। उसने तो बस मजाक में ये बात कही थी, लेकिन उस छोटी बच्ची ने इसे गंभीरता से ले लिया था। एक मुस्कान, विलियम ने जवाब दिया। जब भी मैं तुम्हें लॉलीपॉप का गुच्छा दूं, तुम मुझे एक मुस्कान दोगे। क्या हमारा सौदा पक्का है? शिफॉन हिचकिचाए, लेकिन अंत में उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। उसने विलियम की लॉलीपॉप को सावधानीपूर्वक अपनी स्टोरेज रिंग में रखा और अपनी 2 उंगलियां होठों के कोने पर रखीं। फिर उसने उन्हें ऊपर की ओर किया और विलियम को एक ऐसी भयानक मुस्कान दिखाई जो उसने अपने दोनों जन्मों में कभी नहीं देखी थी। विलियम ने शिफॉन के सिर पर झटका दिया, जिससे वह दर्द से चीख पड़ी। फिर उसने अन्याय से भरे चेहरे से विलियम की ओर देखा और अपने दर्द भरे माथे को पकड़ लिया। इस समय छोटी बच्ची परेशान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके सामने मौजूद हाफ एल्फ ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैंने कहा था कि मुझे मुस्कुराओ, मुंह मत बनाओ, विलियम ने कहा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नहीं, शिफॉन ने मुंह फुलाते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा। विलियम ने शिफॉन की ओर देखा और उसका मन किया कि एक बार फिर उसके माथे पर उंगली से गुदगुदी करे। लेकिन जब उसने शिफॉन के चेहरे पर गंभीरता देखी तो उसे एहसास हुआ कि छोटी बच्ची मजाक नहीं कर रही थी। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मुस्कुराना नहीं आता? विलियम ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या तुम कभी मुस्कुराए ही नहीं? एक बार भी नहीं? मुझे नहीं पता, शिफॉन ने सिर हिलाते हुए कहा। बड़े भाई, क्या आप मुझे मुस्कुराना सिखा सकते हैं, ताकि मैं आपको उन लॉलीपॉपों का भुगतान कर सकूं जो आप मुझे देते हैं? उस नन्ही बच्ची की विनती भरी आंखों को देखकर विलियम का दिल भर आया। अंत में उसने आह भरी और शिफॉन के सिर पर थपथपाया। ठीक है, मैं तुम्हें मुस्कुराना सिखाऊंगा, विलियम ने धीरे से कहा। धन्यवाद बड़े भाई, शिफॉन ने अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि विलियम उसे और थपथपा सके। यह पहली बार था जब किसी ने उसके साथ ऐसा किया था और किसी कारण से उसे यह बुरा नहीं लगा। अध्याय 524, मैं इस लड़की की देखभाल करने वाली बनूंगी। ओहो, कक्षा एफ के होमरूम शिक्षक इवान क्रूगर ने विलियम के बगल में बैठी छोटी बच्ची को बड़ी दिलचस्पी से देखा। सुश्री ग्रेमोरी, क्या आपको कक्षा सी में नहीं होना चाहिए? जी, शिफॉन ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। छोटी बच्ची को सिर झुकाए हुए देखकर इवान ने अपना चश्मा ठीक किया और उसकी बेचैनी देखी। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुश्री ग्रेमोरी, क्या आप फिलहाल हमारी कक्षा में रहना चाहेंगी? इवान ने पूछा। मैं आपकी होम रूम टीचर से बात करके कक्षा परिवर्तन के लिए अनुरोध करूंगी। शिफॉन ने हैरानी से अपना सिर उठाया। कक्षा सी की प्रोफेसर 30 वर्ष की एक महिला थीं और 3 महीने तक उनकी कक्षा में रहने के बाद उन्होंने शिफॉन के प्रति खुलकर नापसंदगी जाहिर कर दी थी। अंत में प्रोफेसर ने शिफॉन को यह भी संकेत दिया कि अब उसे कक्षा में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि शिफॉन को अपने कमरे में ही स्व अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह अपनी कक्षा में हवा को प्रदूषित कर रही थी। उस दिन के बाद शिफॉन ने कक्षाओं में आना बंद कर दिया और कक्षाओं के दौरान अकादमी में यूं ही घूमती रहती थी।
इवान ने उस बच्ची की हालत के बारे में सुना था और उसे उस पर दया आ रही थी, लेकिन वह अकादमी में सिर्फ एक प्रोफेसर था। कुछ चीजें थीं जो वह कर सकता था और कुछ चीजें थीं जो वह नहीं कर सकता था। अब जब उसे मौका मिल गया था, तो उसने बहुत पहले सोची हुई योजना को अमल में लाने का फैसला किया, और वही योजना थी शिफॉन को अपनी कक्षा में पढ़ने के लिए लाना। क्या मैं सचमुच यहाँ रह सकती हूँ? शिफॉन ने पलटकर पूछा। कक्षा में बैठे लड़के लड़कियों ने मुंह बनाया क्योंकि वे शिफॉन को पहले से ही जानते थे। वह वही लड़की थी जिसे कचरा खाने वाली का नाम दिया गया था, और सच कहूं तो उनमें से कुछ उससे घृणा करते थे। बेशक आप यहाँ रह सकते हैं, इवान ने छात्रों के चेहरों को अनदेखा करते हुए हल्के से हंसते हुए कहा, जो मानो सड़ा हुआ अंडा खा चुके हों। स्पष्टतः कूड़े के ढेर से कूड़ा खाने वाली छोटी लड़की को अपनी सहपाठी बनाने के विचार से वे उत्साहित नहीं थे। लड़कों में से एक खड़ा हो गया और विरोध करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, इवान ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठा दिया। जिन लोगों को मिस ग्रिमोरी का यहाँ रहना पसंद नहीं है, वे कक्षा छोड़ सकते हैं, इवान ने कहा। जो लोग दूसरी कक्षाओं में जाना चाहते हैं, उनके लिए सिफारिशी पत्र लिखने में मुझे बहुत खुशी होगी। बेशक उन कक्षाओं के शिक्षक आपको स्वीकार करेंगे या नहीं, यह आपकी योग्यता पर निर्भर करेगा। लड़के के शब्द उसके गले में अटक गए। उसने शिफॉन को तिरछी नजर से देखा और फिर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। वे कक्षा एफ के छात्र थे। तीसरे वर्ष के छात्रों को अस्वीकार कर दिया गया था और कोई भी अन्य कक्षा उन्हें अपने समूह में शामिल नहीं करना चाहती थी। यदि वे सफल भी हो जाते तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि स्थानांतरण के 1-2 दिन बाद ही उनके सहपाठी उन पर हमला करेंगे और उन्हें तंग करेंगे। वे क्रेटोर साम्राज्य के कुलीन परिवारों से अपमानित होने की बजाय शिफॉन की उपस्थिति को सहन करना अधिक पसंद करेंगे। विलियम अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वह पहले से ही जानता था कि अकादमी के छात्र शिफॉन को किस नज़र से देखते हैं, इसलिए उसे इस परिणाम की पहले से ही उम्मीद थी। उस आधे एल्फ को यह उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर इवान उस बेचारी लड़की के प्रति सद्भावना का भाव दिखाएंगे और उसे अपनी कक्षा में स्वीकार कर लेंगे। चूंकि विलियम को मौका मिल चुका था, इसलिए इसे गंवाना मूर्खता होगी। लेकिन फिलहाल उसे अपने सहपाठियों को शांत करना जरूरी था ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। मुझे पता है आप सब क्या सोच रहे हैं, विलियम ने अपने सहपाठियों के चेहरों को देखते हुए कहा। मेरे बगल में बैठी ये लड़की वही है जिसे इस अकादमी ने कचरा खाने वाली का नाम दिया है। शिफॉन का शरीर कांप उठा क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। मैं इस बच्ची पर लगे इस कलंक को मिटाना चाहता हूं, विलियम ने रोती हुई नन्ही बच्ची के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अब से मैं इस बच्ची का ख्याल रखूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि वह फिर कभी कूड़े के ढेर पर नहीं जाएगी। मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि वह हमेशा साफ सुथरी दिखे। विलियम ने छोटी बच्ची को अपने करीब खींचते हुए कुछ देर के लिए विराम लिया ताकि उसे कुछ प्रोत्साहन दे सके। मुझे पता है कि आप में से किसी के लिए भी उसे स्वीकार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसने अतीत में जो कुछ किया है, विलियम ने धीरे से कहा। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप उसे एक मौका दें। हम कक्षा एफ के छात्र हैं। हम इस अकादमी के उपेक्षित छात्र हैं। इस समय शिफॉन भी उन्हीं उपेक्षित छात्रों में से एक है। ऐसे में क्या ये कक्षा उसके लिए सही जगह नहीं है? विलियम के शब्द उसके सहपाठियों के दिलों में उतर गए क्योंकि उसने जो कहा वह सच था। हालांकि उनमें से कुछ अभी भी उस छोटी बच्ची को अपने समूह में स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। उस आधे एल्फ को पता था कि उनकी सहमति पाने और शिफॉन को उनके साथ अध्ययन करने की अनुमति देने के लिए उसे उन्हें एक और बार जोर देना होगा। साल के हर 3 महीने में कक्षा के प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है, विलियम ने कहा। कैसा रहेगा? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस महीने हमारी कक्षा को सबसे अधिक मेरिट अंक मिले। विलियम मुस्कुराया। क्या तुम उन दूसरी कक्षाओं को नीचा दिखाने का वो एहसास नहीं चखना चाहते जो हमें कचरा समझती हैं? एक बार जब हम अकादमी की तीसरे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ कक्षा बन जाएंगे, तो उनमें से कोई कुछ नहीं कह पाएगा। ये बात कक्षा ए पर भी लागू होती है। जो लड़का पहले खड़ा था, उसने विलियम की ओर हाथ करके उसका उपहास उड़ाया। हाँ, इस महीने के टॉप रैंकर बनोगे। मुझे लगा था कि तुम कुछ अच्छी बात कहोगे, लेकिन तुम तो बस बकवास कर रहे हो, लड़के ने तिरस्कार से कहा। अगर तुम सच में हमें टॉप रैंकर बना सकते हो तो मैं तुम्हें बॉस कहूंगा। लेकिन अगर तुम अपने वादे पर खरे नहीं उतरे तो क्यों न तुम 1 महीने के लिए मेरे नौकर बन जाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ निष्पक्ष व्यवहार करूंगा। विलियम ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर हमारी कक्षा इस महीने शीर्ष स्थान हासिल करने में असफल रही तो मैं 1 महीने के लिए आपका नौकर बन जाऊंगा।
प्रोफेसर इवान और आप सभी इस शर्त के गवाह होंगे। अपने शब्दों पर पछतावा मत करो एनसेवर्थ। मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बाद में पछताना नहीं चाहता। बस देखते रहिए। विलियम बैठ गया और डेस्क के नीचे शिफॉन का हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। शिफॉन ने अपने हाथ को थामे हुए हाथ को देखा और सिर हिलाया। विलियम के हाथ बड़े थे, जो उसके हाथों को पूरी तरह से घेरे हुए थे। कठोर त्वचा के कारण वे थोड़े खुरदुरे थे, लेकिन गर्म थे। छोटी बच्ची को लगा कि अगर विलियम उसका हाथ इस तरह बार बार पकड़े तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि उसे तो हमेशा उसका हाथ पकड़े रहना ही अच्छा लगेगा। इस तरह उसे लगेगा कि वह दुनिया में अकेली नहीं है। अरे वाह, कितना साहसिक ऐलान है। प्रोफेसर इवान ने ताली बजाई। तिमाही कक्षा मूल्यांकन में प्रथम स्थान प्राप्त करना आसान नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मेरी तनख्वाह में बढ़ोतरी जरूर होगी। श्री एनसेवर्थ, कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। मेरी तनख्वाह में बढ़ोतरी आप पर निर्भर करती है। विलियम ने प्रोफेसर को सैनिक की सलामी दी और प्रोफेसर ने भी वैसा ही किया। लड़कियां खिलखिला उठी क्योंकि इस हास्यपूर्ण बातचीत से माहौल में व्याप्त तनाव कम हो गया था। लड़कों ने भी राहत की सांस ली क्योंकि टकराव समाप्त हो गया था। शिफॉन, मैंने सबको पहले ही वादा कर दिया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, विलियम ने कहा। कृपया सबको वादा करो कि इस पूरे स्कूल वर्ष के दौरान तुम कूड़े के ढेर पर नहीं जाओगी। चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें भूखा न रहना पड़े। शिफॉन ने अपना सिर उठाकर विलियम की आंखों में सीधे देखा। वह विलियम के शब्दों में छल का कोई संकेत ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। छोटी बच्ची ने सिर हिलाया और अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। मैं, शिफॉन वेलग्रेमोरी, शपथ लेती हूं कि मैं इस पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान कचरा डंप पर नहीं जाऊंगी। शिफॉन ने कमरे में मौजूद सभी लोगों के सामने शपथ ली। मैं पूरी कोशिश करूंगी, इसलिए कृपया मुझे यहां रहने दें। शिफॉन ने अपनी सीट पर वापस जाने से पहले अपना सिर झुकाया। कक्षा एफ के छात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सिर हिलाकर सहमति जताई। उन्होंने विलियम और शिफॉन को एक मौका देने का फैसला किया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी कक्षा महीने में शीर्ष स्थान पर रहेगी, फिर भी वे ये देखना चाहते थे कि क्या हाफ एल्फ अपना वादा निभा पाएगा। अकादमी में महीने के प्रत्येक तिमाही में एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाती थी। परीक्षा वाले सप्ताह में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अंक दिए जाते थे। वे लिखित परीक्षा, अकादमी से कोई कमीशन या एडवेंचरर्स गिल्ड से कोई मिशन चुन सकते थे। वे तीनों काम एक साथ भी कर सकते थे। उन्होंने जो भी चुना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते उनके द्वारा जुटाए गए अंक पर्याप्त हों। फिर कक्षा के सभी अंकों को एक साथ मिलाकर कुल कक्षा योग्यता अंक निर्धारित किए जाएंगे। अपने अपने वर्ष में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को कुलीन कक्षा माना जाएगा और उसे विशेष विशेषाधिकार दिए जाएंगे। विलियम ने उस एक सप्ताह के मूल्यांकन के दौरान अधिक से अधिक मेरिट अंक अर्जित करने का तरीका पहले ही सोच लिया था। भले ही उसके सहपाठी अच्छा प्रदर्शन न कर पाए, उसे पूरा विश्वास था कि वह अपनी कक्षा को शीर्ष स्थान पर पहुंचा देगा। क्या आप सच में ऐसा कर सकते हैं, बड़े भाई? शिफॉन ने पूछा। विलियम ने शिफॉन की ओर देखते हुए अपने हाथ में पकड़े छोटे से हाथ को हल्के से दबाया। यह सवाल ही नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं, यह मैं ही हूं। अध्याय 525, मृग तृष्णा गुफाएं। पीछे हटो, उन्हें हम पर हावी मत होने दो। नेता, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। धिक्कार है। 6 लोगों का एक समूह पीठ सटाकर खड़ा था और उनके सामने 30 से अधिक विषैले मेढक थे, जिनका नेतृत्व एक मुकुटधारी छाया मेढक कर रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें एक साथ इतने सारे दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा, और इससे वे बहुत चिंतित हो गए। ये सभी स्वर्ण रैंक के साहसी थे जो सिल्वरविंड शहर में मिराज कैवर्न्स नामक कालकोठरी को चुनौती देने आए थे। ये 50 मंजिलों वाली एक कालकोठरी थी और इसे क्लास ए कालकोठरी माना जाता था। इस कालकोठरी के कारण सम्राट लियोनिडास ने इसके चारों ओर एक कालकोठरी शहर बनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार सिल्वरविंड शहर अस्तित्व में आया। कुछ वर्षों बाद जब शहर समृद्ध हुआ, तो उन्होंने अपने साम्राज्य के कुलीन बच्चों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शहर के ऊपर स्थित पहाड़ पर एक अकादमी बनाने का निर्णय लिया। यह अकादमी के छात्रों को कम उम्र में ही जीवन मरण के युद्धों का प्रशिक्षण देने के लिए एक आदर्श स्थान था। यही कारण था कि साम्राज्य के अधिकांश बच्चे इस प्रतिष्ठित अकादमी में प्रवेश पाने की आकांक्षा रखते थे, भले ही इसके लिए आवश्यक योग्यताएं बहुत कठिन थीं। स्वाभाविक रूप से अनावश्यक मौतों को रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। प्लेटिनम रैंक से नीचे के किसी भी छात्र को 30वीं मंजिल से आगे जाने की अनुमति नहीं थी,
लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख थे जो सोचते थे कि वे इन मंजिलों से परे कालकोटरी के राक्षसों को चुनौती देने के लिए काफी मजबूत हैं। निचली मंजिलों को आसानी से पार करने के बाद साहसी लोगों ने सोचा कि वे और ऊपर जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने 30वीं मंजिल पर जाने का फैसला किया, जो मेढक और टोड जैसे राक्षसों का निवास स्थान था। नोट: मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए बस गूगल सेनपाई से पूछ लें। विषैले मेढक 1 मीटर ऊंचे थे और उन्हें भी श्रेणी के राक्षसों में वर्गीकृत किया गया था। क्राउन शैडो टॉड श्रेणी का राक्षस था जो अपनी लचीली और शक्तिशाली जीभ का उपयोग करके कम दूरी की लड़ाई में माहिर था। गोल्ड रैंक के साहसी सैनिक ज्यादा से ज्यादा क्लास सी के राक्षसों से ही लड़ सकते थे। क्लास सी के राक्षसों की ताकत का एक छोटा सा उदाहरण यह है कि वे एंगोरियन वॉर आइबेक्स जितने ही ताकतवर थे। क्राउन शैडो टॉड की बात करें तो जब विलियम पहली बार उससे मिला था तब वह सोगलाव जितना ही शक्तिशाली था। 4 विषैले मेंढकों से सामना होने के बाद साहसी यात्रियों ने तुरंत उनसे युद्ध छेड़ दिया। हालांकि मेढक उनसे अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी साहसी यात्रियों के पास एक फायदा था और वह था उनका वर्षों से निखरा हुआ सहयोग। दुर्भाग्यवश अपने 2 शिकारों को मारने के बाद बचे हुए 2 मेंढकों ने जोर से चिल्लाया, जिसका उद्देश्य सहायता के लिए आह्वान करना था। साहसी लोगों को विषैले मेंढकों की आदतों के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह केवल एक युद्धघोष है जो इसकी ताकत को बढ़ाएगा। 1 मिनट बाद उनके पीछे कई जहरीले मेढक दिखाई दिए। अपनी स्थिति को कमजोर देखकर उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। दुर्भाग्यवश जिस रास्ते से वे भागे वो उन्हें क्राउन शैडो टॉड के निवास स्थान पर ले गया। श्रेणी ए के उस राक्षस के साथ 1 दर्जन विषैले मेढक भी थे, इसलिए पूरा समूह दोतरफा हमले में घिर गया। माफ कीजिए, मैं कुछ ज्यादा ही लालची हो गया था, समूह के नेता ने माफी मांगते हुए कहा। मैं अपना सबसे शक्तिशाली हमला करूंगा। इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाओ। मैं उन्हें यथासंभव देर तक रोके रखूंगा। नेता: हम आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। वह सही कह रहा है। हम सब मिलकर इस जगह से निकल जाएंगे। इतने निराशावादी मत बनो, ये तो बस कुछ मेढक और 2 मीटर लंबा मोटा सा टोड है। मैं अभी तक इस शहर के वेश्यालयों में नहीं गया हूं। मैं उनकी सबसे बड़ी वेश्या के साथ सोए बिना मर नहीं सकता। तुम लोग। नेता भावुक हो गया क्योंकि उसके साथी उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे। हालांकि वह जानता था कि अगर वे रुक गए तो उन सभी को इसी तल में दफना दिया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो वह मरने के बाद भी खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। क्राउन शैडो टॉड ने अपने विषैले जीभ को बढ़ाकर उन आक्रमणकारियों को मार डाला जिन्होंने उनके क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया था। मिराज गुफाओं के अंदर मौजूद राक्षसों की शक्ति को कम आंकने के कारण कई लोग इसी तरह मारे गए थे। तैयार हो जाओ। साहसी लोगों के नेता ने अपनी तलवार उठाए और लोहे की तरह सख्त मेढक की जीभ को रोकने की कोशिश की। विषैले मेंढकों ने उस अवसर का फायदा उठाते हुए दूरी कम कर दी और एक विषैली धुंध छोड़ी जो अपने शिकार को लकवाग्रस्त कर देती थी। साहसी लोगों ने अपनी सांसें रोकने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा स्थिति में यह असंभव था क्योंकि उन पर चारों तरफ से हमला हो रहा था। गवाह: साहसी लोगों का नेता मेढक की जहरीली जीभ के वार से बुरी तरह घायल हो गया और दीवार से जा टकराया। अगर उसने भारी कवच न पहना होता तो शायद मेढक के इस निर्मम हमले से उसकी मौत हो चुकी होती। एल लीडर: मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। वेश्यालय: मैं अभी तक वेश्यालय नहीं गया हूँ। कोई भी, कृपया हमें बचाओ। सांस के जरिए शरीर में चले गए लकवाग्रस्त जहर के कारण साहसी लोग अब अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ थे। मेंढकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और वे उन पर जानलेवा हमला करने ही वाले थे कि तीरों की बौछार ने मेंढकों के शरीर को भेद दिया। क्राउन शैडो टॉड ने जोर से टर्राया और बाकी मेंढकों ने तीरों की दिशा में अपना जहरीला धुआं छोड़ दिया। हालांकि हवा के एक तेज झोंके ने धुएं को दूर धकेल दिया और उसे पूरी तरह से साफ कर दिया। विल, मुझे इसे संभालने दो, एक युवक की आवाज उस साहसी व्यक्ति के कानों तक पहुंची। बहुत अच्छा, बस जल्दी करो, विलियम ने जवाब दिया। शिफॉन, तुम कहाँ जा रही हो? मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ये मेढक खाने में स्वादिष्ट हैं। शिफॉन ने विलियम के तीरों से मरे हुए मेंढकों की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। इन्हें मत खाओ, विलियम ने कहा। ये मेढक जहरीले हैं, लेकिन मुझ पर जहर का कोई असर नहीं होता। क्या तुम मेढक खाना पसंद करोगे या मेरी लॉलीपॉप खाना पसंद करोगे? बड़े भाई, मुझे आपकी लॉलीपॉप बहुत पसंद है। ये बहुत लंबी, सख्त और मीठी है। विलियम के होठों का कोना थोड़ा फड़क उठा क्योंकि शिफॉन के शब्दों को सुनने वाला कोई भी आसानी से गलत समझ सकता था। मेंढकों के शरीर को भेदने वाले तीर हवा में उड़ गए और विलियम की पीठ के पीछे रखे तरकश में वापस आ गए, जब वह शिफॉन से बातचीत कर रहा था।
दूसरी ओर इयान ने अपनी जल कोड़ा निकाली और जियोमेंसर जॉब क्लास की शक्ति को सक्रिय किया। इस समय वह दलदली इलाके में लड़ रही थी। जियोमेंसर जॉब क्लास उसे ऐसे मंत्रों का उपयोग करने की अनुमति देती थी जो उस क्षेत्र के वातावरण से सशक्त होते थे। मिट्टी बांधना। दलदल की कीचड़ उछलकर मेंढकों को अपने घेरे में ले आए और उन्हें वहीं फंसा लिया। जब क्राउन शैडो टॉड ने देखा कि उसके अधीनस्थ खतरे में है, तो उसने अपनी शक्तिशाली जीभ से उस परेशान करने वाले नवागंतुक को थप्पड़ मारा जो उनके क्षेत्र में पहले प्रवेश करने वाले साहसी लोगों को खत्म करने के रास्ते में आ गया था। पानी की तोप। इयान ने उसकी ओर आ रही जीभ पर पानी की एक तेज धार छोड़ी। हमले की जबरदस्त ताकत ने मेढक की जीभ को पीछे धकेल दिया और वह तब तक आगे बढ़ती रही जब तक कि वह क्राउन शैडो टॉड के खुले हुए मुंह से नहीं टकरा गई। एक क्षण बाद मेढक का सिर फट गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इयान ने उसके 2 मीटर ऊंचे शरीर को जमीन पर गिरते हुए देखा, फिर उसने अपना ध्यान उन जहरीले मेंढकों की ओर मोड़ा जो अभी भी अपने शरीर को जकड़े हुए कीचड़ से जूझ रहे थे। वाटर व्हिप स्वॉर्ड मोड। इयान के सिर के ऊपर तैरता हुआ चाबुक एक तेज धार वाली पारदर्शी नीली तलवार में बदल गया जो नीले रंग की आभा से चमक रही थी। प्रथम रूप उन्माद की तलवार। इयान असहाय मेंढकों पर टूट पड़ा और एक एक करके उनके सिर काट डाले। जब आखिरी विषैले मेढक की भी मृत्यु हो गई तो उनके शरीर चमक उठे और प्रकाश के कणों में परिवर्तित हो गए, जिससे कई बीस्ट कोर पीछे रह गए। विलियम ने हाथ हिलाया और जानवरों के कोर उसकी ओर उड़ाए। उसने उन सभी को अपनी भंडारण अंगूठी में सुरक्षित रख लिया और फिर उन शिकारियों की हालत देखी जो बेहोश प्रतीत हो रहे थे। वे सुरक्षित हैं, लेकिन उनके शरीर में मौजूद जहर थोड़ी परेशानी पैदा कर रहा है। विलियम ने अपना जॉब क्लास बदलकर लाइफ विजार्ड करते हुए कहा, हम उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। विलियम ने बेहोश पड़े साहसी लोगों को एक साथ कतार में खड़ा किया और फिर उन पर एक मंत्र का प्रयोग करके उन्हें लकवाग्रस्त स्थिति से मुक्त कर दिया। सामूहिक इलाज। योजक चिन्ह। साहसी लोगों के नेता ने अपनी आंखें खोली और अचानक सीधा बैठ गया। उसने अपने बगल में पड़ी तलवार उठाए और आसपास का जायजा लिया। उसका शरीर असामान्य रूप से हल्का महसूस हो रहा था और युद्ध के दौरान लगी चोटें ठीक हो चुकी थीं। अगर उसके कवच पर हुए नुकसान के निशान अभी भी मौजूद न होते तो वह उन पर घटी हर चीज को एक भ्रम मान लेता। जाग जाओ, नेता ने अपने सदस्यों को एक एक करके झटकते हुए कहा। चलो यहां से निकले। एल लीडर, मैं जिंदा हूं। क्या मैं स्वर्ग में हूं? वेश्यालय में महिलाएं कहाँ हैं? नेता ने आखिरी आदमी को उसकी बकवास से जगाने के लिए उसके गालों पर एक थप्पड़ मारा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मौत के मुंह से बाल बाल बचने के बाद भी वह कमीना वेश्यालयों के बारे में सोच रहा था। अपने अंगों के पूरी तरह ठीक होने का आश्वासन देने के बाद उसने अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर रखी और चिल्लाया, मुझे नहीं पता कि हमें किसने बचाया, लेकिन इतना जान लो कि क्रिम्सन स्टॉर्म हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा। नेता चिल्लाया, मेरा नाम सैम ब्रॉय है। हमारी पार्टी ड्रैगन क्लॉ इन में ठहरी है। अगर कभी भी आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। क्रिम्सन स्टॉर्म ने अपना सामान इकट्ठा किया और 29वीं मंजिल की ओर तेजी से बढ़े। जब तक वे अपनी संख्या नहीं बढ़ा लेते और अपना आत्मविश्वास वापस नहीं पा लेते, तब तक वे फिर कभी 30वीं मंजिल पर कदम नहीं रखेंगे। कम से कम उन्हें आभारी होना तो आता है, विलियम ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए धीरे से कहा। अकादमी में इस समय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा चल रही थी और विलियम के पास परीक्षा के अंतिम दिन से पहले अधिक से अधिक अंक अर्जित करने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय था। जब उसने इयान को अपनी योजना बताई तो इयान ने तुरंत जोर देकर कहा कि वह उसके साथ मिराज कैवर्न्स को साफ करने के लिए जाए। फिलहाल इयान को कक्षा ए के सदस्य के रूप में पंजीकृत किया गया है, लेकिन राजकुमारी सिडोनी के प्रभाव के कारण कक्षा ए के होम रूम शिक्षक ने परीक्षा की अवधि के लिए उसे अस्थायी रूप से कक्षा एफ में रखने पर सहमति व्यक्त की है। कक्षा ए के छात्र इस अंतिम समय के तबादले से ज्यादा परेशान नहीं थे। उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था और परीक्षा के दौरान अपने अंकों को बढ़ाने के लिए उन्हें विलियम के सहायक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो चलते हैं। विलियम आगे बढ़ा। फाइनल बॉस रूम तक पहुंचने से पहले हमें अभी 20 और मंजिलें पार करनी है। इयान और शिफॉन ने सिर हिलाया और विलियम के पीछे पीछे चल दिए। क्रेटोर साम्राज्य में आने के बाद विलियम ने इयान के साथ मिलकर पहली बार किसी कालकोठरी का पता लगाया था। वह ऊपरी मंजिलों पर मिलने वाले राक्षसों के प्रकारों को देखने के लिए उत्सुक था। एक बार जब उसके डंजन कॉन्करर जॉब क्लास पर लगी पाबंदी हट जाएगी तो राक्षस जल्द ही उसकी ताकत का हिस्सा बन जाएंगे। अध्याय 526 कृषि योग्यता अंक। मिराज कैवर्न उभयचर प्रकार के राक्षसों का घर था।
इस कालकोठरी में मेढक, टोड, सैलामेंडर और सिसिलियन जैसे जीव पाए जाते थे। मिराज कैवन में 50 मंजिलें थीं, जिनमें अलग अलग प्रकार के वातावरण मौजूद थे। अब तक अकादमी के छात्र इस कालकोठरी की केवल 40वीं मंजिल तक ही पहुंच पाए थे, लेकिन वहां तक पहुंचने में उन्हें 1 महीना लग गया था। विलियम के पास कालकोठरी को पार करने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय था, लेकिन उसे इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि वह समय पर इसे पूरा नहीं कर पाएगा। नोट: कालकोठरी के अंदर 3 दिन बिताना बाहरी दुनिया में 1 दिन बिताने के बराबर है। विलियम की तरह कुछ छात्रों ने भी परीक्षा में अंक अर्जित करने के लिए मिराज कैवन को चुना। उन्होंने समय सीमा के भीतर जितना संभव हो सके आगे जाने की योजना बनाई थी, लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि वे 33वीं मंजिल से आगे नहीं जाएंगे, जहां ब्लेज सैलामेंडर मौजूद थे। ये सैलामेंडर बेहद खूंखार जीव थे और इनकी श्रेणी बी से ए तक थी। अकेले सैलामेंडर को ढूंढना लगभग असंभव था, क्योंकि ये सैलामेंडर 4 से 6 के समूह में घूमना पसंद करते थे। विलियम को कालकोठरी की 30वीं मंजिल तक पहुंचने में केवल 6 दिन लगे, 2 दिन बाहरी दुनिया में। उसके जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने युद्ध लड़ा था, श्रेणी डी और श्रेणी बी के राक्षसों से लड़ना तो मानो कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ही देर में विलियम और दोनों लड़कियां 31वीं मंजिल पर पहुंच गईं। विलियम ने 49वीं मंजिल तक के नक्शे पहले ही खरीद लिए थे और उन्हें सिस्टम में एकीकृत कर लिया था। फिलहाल वे निचली मंजिलों तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए स्पीड रन कर रहे थे। एक और दिन बीत गया और विलियम और उनके साथी आखिरकार 35वीं मंजिल पर पहुंच गए। उन्होंने ज्यादा लड़ाई नहीं की और जितना हो सके युद्धों से बचते रहे, जिससे उनकी कालकोठरी की खोज में काफी तेजी आई। जैसे ही विलियम ने 35वीं मंजिल पर कदम रखा, सिस्टम ने उसे कुछ अच्छी खबर दी। मेजबान, मैंने इस तल की पूरी छानबीन कर ली है और मुझे यहाँ कोई इंसान या मानवाकार प्राणी नहीं मिला। इस तल पर अंक अर्जित करना सुरक्षित है। तभी विलियम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह हाल ही में खुद को रोक रहा था और मेरिट पॉइंट्स हासिल करने का ये बिल्कुल सही समय था। चलिए पहले इस मंजिल के सुरक्षित क्षेत्र में चलते हैं, विलियम ने दोनों लड़कियों को पूर्व दिशा की ओर ले जाते हुए कहा। हम काफी देर से यात्रा कर रहे हैं। अगली मंजिल पर जाने से पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। इयान और शिफॉन ने सिर हिलाया। विलियम के फिलहाल आराम करने के फैसले से उन्हें काफी राहत मिली थी। हालांकि उनके शरीर मजबूत थे, फिर भी कालकोठरी की निचली मंजिलों की ओर दौड़ते हुए वे थकावट महसूस कर रहे थे। आधे घंटे बाद समूह ने 35वीं मंजिल पर बने सुरक्षित क्षेत्रों में से एक में एक छोटा सा शिविर बनाया। यह एक ऐसी जगह थी जहां राक्षसों को प्रवेश करने से रोकने के लिए एक अवरोध खड़ा किया गया था। इस सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण क्रेटोर साम्राज्य के महाशक्तियों ने किया था। उनके कुछ प्रशिक्षणार्थी शूरवीर और जादूगर अक्सर राक्षसों की संख्या कम करने के लिए मिराज गुफा में जाते थे। वे कालकोठरी में राक्षसों के प्रकोप से बचना चाहते थे, जो आमतौर पर तब होता था जब कालकोठरी की मंजिलों में राक्षसों की संख्या उसकी क्षमता से अधिक हो जाती थी। अतिरिक्त राक्षस अन्य मंजिलों पर फैल जाते थे, जिससे असंतुलन पैदा हो जाता था और कालकोठरी में राक्षसों का प्रकोप हो जाता था। ऐसा होने से रोकने के लिए राज्य के शूरवीर और जादूगर हर 4 महीने में एक दंडात्मक अभियान पर जाते थे, ताकि कालकोठरी के निचले तलों पर मौजूद राक्षसों की संख्या को जबरदस्ती कम किया जा सके। मैं 3 घंटे में वापस आ जाऊंगा, विलियम ने कहा। इयान, अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? समझ गया। इयान ने सिर हिलाया। विलियम ने उसे पहले ही अपनी योजना बता दी थी। इयान का काम शिफॉन की देखभाल करना और उसे इधर उधर भटकने से रोकना था। इस तरह विलियम बिना किसी को अपने रहस्य का पता चलने की चिंता किए खुलकर मजे कर सकता था। अपने साथियों से कुछ दूरी बनाने के बाद विलियम ने अपना हाथ उठाया और उसके चारों ओर कई द्वार प्रकट हो गए। एरचितु, सोगलाव, बास्टियन, फेनर, स्कैड्रेज और 1000 बीस्ट डोमेन के अन्य स्थानीय जानवर कालकोठरी के अंदर लगातार प्रवाहित होते रहते थे। मैं तुम सबको इस तल पर मौजूद सभी राक्षसों को खत्म करने के लिए 3 घंटे का समय देता हूँ। जाओ और जितना हो सके उतने बीस्ट कोर और सामग्री इकट्ठा करो, विलियम ने आदेश दिया। मैंने पहले ही जांच कर ली है और इस तल पर कोई इंसान नहीं मिला है। लेकिन अगर गलती से भी आपको कोई मिल जाए तो उसे बेहोश कर देना और मुझे बुला लेना। बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, विलियम ने सिर हिलाया। बिखर जाओ। विलियम की 10,000 से अधिक सैनिकों वाली सेना अलग अलग दिशाओं में बिखर गई। एरचिटू अपने साथी मिनोटॉर और रेवेनेंट्स को उत्तर की ओर ले गया। बेस्टियन, जो एरचिटू की तरह ही रेवेनेंट बन गया था, अन्य सेंटोर रेवेनेंट्स को पश्चिम की ओर ले गया और पसोगला, ट्रोलहाउंड्स और 1000 बीस्ट डोमेन के स्थानीय जानवर दक्षिण की ओर चले गए।
जेरेक्सिस नामक हॉबगोब्लिन आर्केन डॉक्टर और शार्क्स नामक गोब्लिन मारॉडर के नेतृत्व में गोब्लिन पूर्व दिशा की ओर बढ़े। विलियम ने कालकोठरी के नक्शे को देखा, जिसमें हजारों हरे बिंदुओं ने पूरी कालकोठरी को घेर रखा था। विलियम की कलाई पर बंधा हुआ ब्रेसलेट, जो स्वचालित रूप से मेरिट पॉइंट गिनता था, धीरे धीरे सक्रिय होने लगा। कालकोठरी के अंदर अर्जित पुण्यांक कंगन के स्वामी द्वारा मारे गए राक्षसों की संख्या और गुणवत्ता के आधार पर गिने जाते थे। पशु साथियों द्वारा मारे गए राक्षस भी उनके स्वामियों के पुण्य अंकों में जुड़ते थे। कुछ बीस्टमास्टर एक साथ कई जानवरों को बुला सकते थे। क्रेटोर साम्राज्य में भी इसी प्रकार के छात्र थे, इसलिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कंगन में उन जानवरों को भी शामिल किया जाए जिन्हें एक बीस्टमास्टर बुला सकता है। इससे पहले विलियम ने 32वीं मंजिल पर एक जानवर को मारने के लिए सोगलाव को बुलाया था। जब उस दानवी कुत्ते ने उनके पीछे से छुपकर आ रहे एक चट्टानी कैसिलियन को मार डाला, तो उसके कंगन के अंक बढ़ गए। इसीलिए विलियम को पूरा यकीन था कि हड और लेगियन के सभी सदस्य उसके अधीन स्वतः ही जानवर माने जाते थे। अगर सिल्वरविंड अकादमी के प्रधानाध्यापक और आर्टिफैक्ट मास्टर्स, जिन्होंने ये कंगन बनाए थे, इस खामी के बारे में जान जाते, तो वे शायद निराशा से अपने बाल नोच लेते। अधिकांश बीस्टमास्टर्स एक दर्जन तक जानवरों को बुला सकते थे। हालांकि उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो 10,000 से अधिक राक्षसों को बुला सके, सिवाय उस डंजन कॉन्करर के जिसने विश्व वृक्ष के साथ एक होने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया था। हालांकि सभी ने मान लिया था कि डंजन कॉन्करर मर चुका है, फिर भी उन्हें यह नहीं पता था कि उसका पेशा किसी और को सौंपा गया है या नहीं। स्वाभाविक रूप से विलियम द्वारा युद्ध में लड़ने के लिए जानवरों की सेना लाने के बाद क्रेटोर सेना और कल्पित बौनों को संदेह हुआ। हालांकि वे अब भी मानते थे कि जानवरों ने राजा मिनोस के प्रभाव के कारण ही युद्ध में भाग लिया था। अगर उन पर किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति का खतरा मंडराता, तो हजारों जानवरों को इकट्ठा करना असंभव नहीं था। यही कारण था कि यद्यपि वे अर्धएल्फ पर संदेह करते थे, फिर भी उन्हें इस बात पर संदेह था कि उसने अपने पिता का पेशा विरासत में पाया है। 3 घंटे बाद विलियम अपने चेहरे पर गर्व का भाव लिए सुरक्षित क्षेत्र में लौटा। उसके ब्रेसलेट पर मौजूद मेरिट पॉइंट्स 1 लाख से ज्यादा हो गए थे। हालांकि यह संख्या काफी ज्यादा थी, फिर भी वह जानता था कि अन्य कक्षाओं से अर्जित अंकों को हराने के लिए ये काफी नहीं है। फिर भी विलियम चिंतित नहीं था। वे अभी केवल 35वीं मंजिल पर ही थे। अभी भी 15 और मंजिलें थीं जहां वे अंक अर्जित कर सकते थे। हाफ एल्फ प्रोफेसर इवान और उनके सहपाठियों के चेहरों पर आने वाले भावों को देखने के लिए उत्सुक था, जब वे देखेंगे कि उसने कालकोठरी अभियान में कितने अंक अर्जित किए हैं। अध्याय 527। जब मैं गंभीर हो जाता हूं तो यही होता है। मूल्यांकन परीक्षा समाप्त होने में केवल 1 दिन शेष था और सभी अंक प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। कक्षा रैंकिंग के अलावा व्यक्तिगत रैंकिंग भी थी। रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कई लाभ प्राप्त होंगे और यहां तक कि उन्हें क्रेटोर साम्राज्य के सम्राट से पदक प्राप्त करने का मौका भी मिलेगा। ये वह चीज थी जिसके लिए हर छात्र प्रयासरत रहता था। सम्राट की मान्यता प्राप्त कर लेने पर सिल्वरविंड अकादमी से स्नातक होने के बाद साम्राज्य में एक अच्छा पद हासिल करना असंभव नहीं था। राजकुमार जेसन, मुझे पूरा यकीन है कि आप एक बार फिर 5वीं कक्षा के छात्रों में शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगे, भूरे बालों वाले एक युवक ने चापलूसी भरे स्वर में कहा। यह तो स्वाभाविक ही है, एक अन्य युवक ने टिप्पणी की। आखिरकार राजकुमार जेसन हमारे साम्राज्य के 3 सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने तो यह उपलब्धि पहले ही हासिल कर ली है। राजकुमार जेसन और उनका दल इस समय मिराज कैवर्न्स की 26वीं मंजिल पर था। अकादमी के छात्रों में से वे उन कुछ ही लोगों में से थे जो इतने कम समय में इतनी दूर तक पहुंच पाए थे। उन्हें अपनी वर्तमान मंजिल तक पहुंचने में 5 दिन लगे। हालांकि कालकोठरी को चुनौती देने से पहले राजकुमार जेसन ने अकादमी के विभिन्न विषयों की लिखित परीक्षा दी। इसमें उनका पूरा 1 दिन लग गया, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि विलियम उनसे पहले ही कालकोठरी में जा चुका है। राजकुमार जेसन अपनी प्रगति से काफी संतुष्ट थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी टीम जितनी तेजी से कालकोठरी की खोज कोई नहीं कर सकता। उन्होंने स्वयं अपने सदस्यों का चयन किया था और अपनी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर ही चुना था। 558 मेरिट अंक। पिछले कुछ दिनों में राजकुमार जेसन ने इतने मेरिट पॉइंट्स जमा किए थे। अकादमी का व्यक्तिगत रैंकिंग का रिकॉर्ड 5 लाख से अधिक पॉइंट्स का था। ये वह रिकॉर्ड था जो क्रेटोर साम्राज्य के प्रथम राजकुमार ने सिल्वरविंड अकादमी में अध्ययन करते समय बनाया था। तब से कोई भी उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया था। राजकुमार जेसन इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहता था, इसलिए वह समय सीमा समाप्त होने से पहले जितना हो सके उतने अंक एकत्र करने की पूरी कोशिश कर रहा था।
अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो कल तक 30वीं मंजिल पार कर लेंगे, राजकुमार जेसन ने कहा। बॉस मॉन्स्टर से लड़ने के बाद हम सब अकादमी लौटकर अपने कंगन जमा कर देंगे। महामहिम, क्या हमें लौटने पर विजयोत्सव भी मनाना चाहिए? पूरी अकादमी के पुण्य अंकों की गणना करने में अकादमी को 2 दिन लगेंगे। ये तो अच्छा विचार लग रहा है महाराज, मुझे लगता है कि अगर हम जश्न मनाएं तो ठीक रहेगा, है ना? राजकुमार जेसन ने सिर हिलाया। बहुत खूब, चलो कल सराय चलते हैं और खूब मजे करते हैं। ये तुम्हारी सारी मेहनत का मेरा इनाम है। राजकुमार के दल के सदस्य जयकारे लगा रहे थे और राजकुमार जेसन की चापलूसी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनसे संबंध बनाना एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था, इसलिए वे उन पर अच्छी छाप छोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। राजकुमार जेसन ने बड़े ही सलीके से खुद को संभाला, जबकि वह उस अर्धएल्फ के बारे में सोच रहा था जो कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उस अर्धएल्फ ने अपने गले में हमेशा पहने रहने वाले गुलामों के पट्टे का इस्तेमाल करके राजकुमारी सिडोनी को अपनी मंगेतर बना लिया था। अगर वह अपने चचेरे भाई के गले से जबरदस्ती उसे उतार न पाता तो राजकुमार दक्षिणी महाद्वीप में जाकर ऐसा पहले ही कर चुका होता। बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब मैं गंभीर होता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। राजकुमार जेसन ने 27वीं मंजिल के प्रवेश द्वार पर अपनी निगाहें जमाते हुए सोचा। हाँ, जब मैं गंभीर हो जाता हूं तो यही होता है। विलियम ने अपनी कलाई पर ब्रेसलेट को देखते हुए मन ही मन हंसा। ब्रेसलेट से पता चला कि उसके मेरिट पॉइंट्स 4 मिलियन पॉइंट से अधिक हो गए थे। वे कुछ समय पहले 49वीं मंजिल पर पहुंच गए थे और कालकोठरी के अंतिम बॉस को चुनौती देने के लिए 50वीं मंजिल पर जाने से पहले बस थोड़ी देर आराम कर रहे थे। शिफॉन ने विलियम के ब्रेसलेट को हैरानी भरे भाव से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विलियम ने इतने कम समय में इतने सारे पॉइंट्स जमा कर लिए थे। हर बार जब वे एक नई मंजिल पर पहुंचते, विलियम उन्हें कुछ घंटों के लिए जाने से पहले सुरक्षित क्षेत्र में ले जाता था। शुरू में शिफॉन को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वे अच्छी प्रगति कर रहे थे। हालांकि जब भी वे अगले तल पर जाने वाले प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने लगते तो रास्ते राक्षसों से मुक्त हो जाते। पहली बार तो किस्मत थी, दूसरी बार संयोग था और तीसरी बार एक पैटर्न था। हाँ, यह एक पैटर्न था। वे अगली मंजिल पर जाते और फिर तुरंत सुरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ जाते, रास्ते में आने वाले राक्षसों को मारते हुए। शिफॉन भी किसी तरह इस प्रक्रिया में ढल गई थी और सोचती थी कि कालकोठरी जीतने के दौरान यह एक सामान्य बात है। हालांकि जब उसने विलियम के ब्रेसलेट पर मेरिट पॉइंट्स देखे तब उसे शक होने लगा। क्या तुमने कंगन के साथ छेड़छाड़ की? शिफॉन ने पूछा। बड़े भाई, ये ठीक नहीं है। अगर अकादमी को पता चल गया कि तुम नकल कर रहे हो तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। इस बात को लेकर परेशान मत होइए, विलियम ने शिफॉन के सिर पर थपथपाते हुए कहा। मैं कोई नियम नहीं तोड़ रहा हूं। ये कंगन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन कैसे? शिफॉन ने पूछा। आपने ये कैसे किया? शिफॉन, ये याद रखना, विलियम ने गंभीर भाव से जवाब दिया। तुम्हारा बड़ा भाई एक शानदार इंसान है। जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हें बस मुस्कुराना और हाथ हिलाना है। मुस्कुराओ और हाथ हिलाओ। हाँ, मुस्कुराओ और हाथ हिलाओ। मैं भूल ही गया था कि तुम्हारी मुस्कान बहुत भद्दी है। ठीक है, मुस्कुराने की बात छोड़ो, बस हाथ हिलाओ। शिफॉन ने मुंह फुला लिया और विलियम को नजरअंदाज करने के लिए अपना सिर घुमा लिया। उसने सेफ जोन में आराम करते हुए मुस्कुराने का अभ्यास करने की पूरी कोशिश की थी और विलियम ने इसे गलती से देख लिया। हाफ एल्फ ने छोटी बच्ची के इस प्रयास पर ठहाका लगाया, जिसके कारण इयान ने उसे डांट लगाई। विलियम ने इयान को पहले ही बता दिया था कि शिफॉन मुस्कुरा नहीं सकती। पहले तो इयान को शक हुआ क्योंकि भला कोई मुस्कुराना कैसे न जानता हो सकता है। लेकिन शिफॉन से बातचीत करते करते उसे यकीन हो गया कि विलियम की बात सच थी। इसीलिए उसने शिफॉन को मुस्कुराना सिखाने का जिम्मा खुद पर ले लिया, जब भी विलियम उन्हें छोड़कर उस तल पर मौजूद राक्षसों का शिकार करने जाता था। विल, उसे चिढ़ाना बंद करो। इयान ने शिफॉन के सिर पर थपथपाते हुए उसके प्रेमी को घूर कर देखा। विलियम ने अपने स्टेटस पेज पर समय देखते हुए आत्मसमर्पण के भाव से दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। अभी एक दिन बाकी था, लेकिन विलियम कालकोठरी को जल्द से जल्द पार करना चाहता था। चलो चलते हैं, विलियम ने कहा। अब आखिरी मंजिल को पार करने और इस कालकोठरी के सरगना से मिलने का समय आ गया है। हालांकि वह अभी भी मिराज कैवन को अपने द्वारा जीते गए कालकोठरियों की सूची में शामिल नहीं कर सका, लेकिन वह डंजन कोर रूम पर एक वेपॉइंट छोड़ सकता था। इस वेपॉइंट की मदद से विलियम बिना दोबारा कालकोठरी के तलों को पार किए सीधे कालकोठरी के केंद्र तक पहुंच सकता था।
सच कहूं तो विलियम ने मिराज केवन को अपनी नई कालकोठरियों में से एक के रूप में चुनने की योजना नहीं बनाई थी। वह राजकुमारी सिडोनी के साथ रिश्ते में थे, इसलिए वह अपने होने वाले ससुराल वालों के साथ किसी भी तरह का मतभेद पैदा नहीं करना चाहते थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि विलियम ने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था, ताकि अगर दूसरा पक्ष अचानक शत्रुतापूर्ण हो जाए तो उससे निपटा जा सके। संक्षेप में, विलियम महत्वपूर्ण कालकोठरी शहरों में स्थित कालकोठरी के कोर को बंधक बनाने की योजना बना रहा था। इससे उसे क्रेटोर शाही परिवार को अपने साथ समझौता करने के लिए मजबूर करने हेतु पर्याप्त सौदेबाजी के हथियार मिल जाते। ये वही सलाह थी जो जेम्स ने मध्य महाद्वीप के लिए रवाना होने से पहले उसे दी थी। विलियम समझ गया था कि उसके दादा उसे क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। उनके पिता मैक्सवेल ने राक्षसी आक्रमण से एल्स को बचाया था, लेकिन इस एहसान का बदला चुकाने के बजाय एल्स ने दक्षिणी महाद्वीप पर आक्रमण करने का फैसला किया। विलियम को एहसास हुआ कि अपने जीवन में शांति बनाए रखने का एकमात्र तरीका ये सुनिश्चित करना था कि उसके पास दूसरों की शांति को खतरे में डालने की शक्ति हो। ये परमाणु हथियार रखने के समान था। यदि दुश्मन को पता होता कि उनके प्रतिद्वंद्वी के पास उन्हें धरती से मिटा देने की शक्ति है, तो वे उन्हें उकसाने से पहले 3 बार सोचते। मुझे पूरा यकीन है कि सिडोनी को ये तरीका पसंद आएगा, विलियम ने सोचा। तभी उसके मन में खूबसूरत राजकुमारी की छवि उभर आई। मुझे उम्मीद है कि बॉस रूम में रखा खजाना अच्छा होगा। अगर अच्छा हुआ तो मैं उसे सिडोनी और मोर्गाना को उनके जन्मदिन पर उपहार में दूंगा। विलियम मन ही मन मुस्कुराया, क्योंकि मोर्गाना ने उसे याद दिला दिया था कि वे उससे उपहार की उम्मीद कर रहे थे। उस शरारती लड़की ने यह भी कहा कि अगर विलियम उसे खुश करना चाहता है तो वह उसे बिस्तर से बांधने की अनुमति दे देगा। सच कहें तो विलियम राजकुमारी सिडोनी को उसके शरीर में धीरे धीरे जागृत हो रही वासना की शक्ति को नियंत्रित करने में भी मदद कर रहा था। दोनों अक्सर विलियम के 1000 जानवरों के क्षेत्र में कुछ समय साथ बिताते थे ताकि उसकी इच्छाओं को शांत किया जा सके। वासना की शक्ति को काबू में रखने का यही एकमात्र तरीका था। उसे डर था कि यदि उसने वासना की शक्ति को बेरोक-टोक बढ़ने दिया तो सुंदर राजकुमारी की प्रेम की लालसा के कारण धरती पर विपत्ति आ जाएगी। अध्याय 528 जीवन नामक कांटों भरा मार्ग। वार्तल बॉस का कमरा। जैसा कि उम्मीद थी, आखिरी चरण आसान नहीं होने वाला है, विलियम ने अपने सामने खड़े बॉस मॉन्स्टर और उसके अधीनस्थों को घूरते हुए कहा। उन्हें पहले से ही यह उम्मीद थी कि कालकोठरी के आखिरी तल को पार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अकादमी के छात्र शायद इसे पहले ही पार कर चुके होते। हालांकि अकादमी का कोई भी छात्र ऐसा नहीं कर पाया था। वे अधिकतम 40वीं मंजिल तक ही पहुंच पाए थे और इस दौरान उन्हें कई नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसी कारण सभी छात्रों को चेतावनी दी गई थी कि यदि वे अपनी जान की परवाह करते हैं तो मिराज केवन की 35वीं मंजिल से आगे न जाएं। कालकोठरी में प्रवेश करने का निर्णय लेने वाले किसी भी छात्र को एक मृत्यु स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करना होता था, जिसमें ये लिखा होता था कि कालकोठरी के अंदर उनकी मृत्यु होने की स्थिति में अकादमी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों की लापरवाही भरी हरकतों के कारण कुलीन परिवार अकादमी पर दोषारोपण न कर सकें। योजक चिन्ह। मुकुटधारी बैंगनी विशालकाय जीव। बॉस मॉन्स्टर। विशैला मेढक विशालकाय। खतरे का स्तर SS उच्च। मिलेनियल बीस्ट। इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। उन्मादी लावा मेढक। अंतिम मंजिल का रक्षक। खतरे का स्तर S उच्च। शताब्दी जानवर। इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। योजक चिन्ह। उग्र लावा मेढक। अंतिम मंजिल का रक्षक। खतरे का स्तर S उच्च। शताब्दी जानवर। इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। योजक चिन्ह। वेव राइडर टॉड। अंतिम मंजिल का रक्षक। खतरे का स्तर S उच्च। शताब्दी जानवर। इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। योजक चिन्ह। विद्रोही टेम्पेस्ट टॉड। अंतिम मंजिल का रक्षक। खतरे का स्तर S उच्च। शताब्दी जानवर। इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। योजक चिन्ह। क्रूर पत्थर का मेढक। अंतिम मंजिल का रक्षक। खतरे का स्तर S उच्च। शताब्दी जानवर। इसे झुंड में शामिल नहीं किया जा सकता। सिर पर मुकुट पहने एक 10 मीटर लंबा बैंगनी मेढक उन 3 लोगों को घूर रहा था जिन्होंने उसके क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस किया था। यह मिराज केवन का आखिरी बॉस था और बेहद जहरीला था। केवल वही लोग इसके घातक हमलों से बच सकते थे जिनमें जहर के प्रति प्रबल प्रतिरोधक क्षमता हो। हालांकि बॉस मॉन्स्टर के हमलों से बच निकलने के बावजूद उन्हें उसके साथ मौजूद 4 रक्षक मेंढकों से निपटना ही पड़ता था। ये रक्षक 3 मीटर ऊंचे थे और उनमें से प्रत्येक 4 तत्वों में से किसी एक को नियंत्रित करता था।
ये घातक संयोजन एडमेंटियम रैंक से नीचे के किसी भी व्यक्ति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। इयान ने लड़ने की तैयारी करते हुए अपने हथियार को कसकर पकड़ लिया। वह जानती थी कि यह लड़ाई कठिन होगी, लेकिन उसे डर नहीं था। रैग्नार, चलो चलते हैं। उसके सामने एक जादुई घेरा प्रकट हुआ और रैग्नार बॉस रूम में आ गया। इयान ने बहुत पहले रैग्नार के साथ एक समझौता किया था, इसलिए वह उसे उसी तरह बुला पाए जैसे विलियम अपने झुंड और सेना को बुलाता था। रफ, रैग्नार इयान के सामने खड़ा हो गया और अपने दुश्मनों को घमंड भरी निगाहों से देखने लगा। इयान ने अपना हाथ हिलाया और उस विशेष क्षमता को सक्रिय कर दिया जिससे रैग्नार एक अधिक शक्तिशाली रूप धारण कर सकता था। रिश्तेदारी का विकास। रैग्नार का शरीर विकसित हुआ और 5 मीटर ऊंचे विशालकाय सेरबेरस में परिवर्तित हो गया। इयान अपने साथी की पीठ पर कूद गई क्योंकि वे पहले से ही एक साथ लड़ने के आदी थे। वाह! शिफॉन ने चमकती आंखों से अपने सामने खड़े विशालकाय 3 सिर वाले कुत्ते को देखा। कितना शानदार! यह पहली बार था जब उसने रैग्नार को देखा था और उसे दानव महाद्वीप के शक्तिशाली राक्षसों की याद आ गई। हालांकि उसकी प्रशंसा ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि वह जानती थी कि अभी इसके लिए समय नहीं है। शिफॉन ने लड़ने की मुद्रा अपनाई और उसके हाथ काले, नुकीले दस्तानों से ढके हुए थे, जो उसके मुख्य हथियार के रूप में काम करते थे। हैरानी की बात यह थी कि वह छोटी लड़की करीबी लड़ाई में माहिर थी और इसमें काफी निपुण भी थी। हालांकि विलियम को इस बात का यकीन नहीं था कि उसे शिफॉन को उससे अधिक शक्तिशाली राक्षसों से लड़ने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं। शिफॉन, पीछे रहो, विलियम ने आदेश दिया। तुम्हें इस लड़ाई में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े भाई, चिंता मत करो, शिफॉन ने अपने शरीर को मजबूत करने के लिए जादुई शक्ति इकट्ठा करते हुए जवाब दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उस स्टोन टॉट को संभाल लूंगी। क्या आपको यकीन है? जी हाँ, कृपया मुझ पर भरोसा करें। विलियम ने सिर हिलाया, लेकिन उसने शिफॉन की बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया। उसने पहले ही अंतिम बाधा से निपटने के लिए अतिरिक्त सहायता बुलाने का फैसला कर लिया था। एरचितु, सोगलाव, कासोगोनगा, फेनर B1 और B2, बाहर आओ! विलियम चिल्लाया। विशालकाय प्रेत बैल पोर्टल से बाहर निकला और उसने अपना ध्यान मुकुटधारी बैंगनी विशालकाय जीव पर केंद्रित कर लिया। चूंकि वह पहले से ही एक प्रेत था, इसलिए उस पर किसी भी प्रकार के जहर का कोई असर नहीं हुआ। पसोगलाव और कासोगोनगा का सामना फायरी लावा टॉट से हुआ, जबकि इयान और रैग्नार का सामना वेव राइडर टॉट से हुआ। विलियम का सामना उस विद्रोही टेम्पेस्ट टॉट से होने वाला था जिसके पास वायु तत्व को नियंत्रित करने की शक्ति थी। हालांकि उसने शिफॉन की सहायता के लिए फेनरा, B1 और B2 को बुलाया। शिफॉन, मैं तुम्हें फेनरा से मिलवाता हूं, विलियम ने ट्रोलहाउंड के सिर पर थपथपाते हुए कहा। जहां तक इन दो बेवकूफ पक्षियों की बात है, लाल वाला है और नीला वाला B2। ये तुम्हें उस सेंटेनियल टॉट से निपटने में मदद करेंगे। शिफॉन ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वह विलियम से कुछ सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसने युद्ध समाप्त होने के बाद पूछने का फैसला किया। चलो चलें। विलियम ने एक कदम आगे बढ़ाया और विद्रोही टेम्पेस्ट टॉट पर झपट्टा मारा। मिराज कैवन की 50वीं मंजिल पर अंतिम युद्ध की शुरुआत इसी तरह हुई। इसी बीच सिल्वर विंड अकादमी में विलियम अभी तक नहीं लौटा। विलियम के साथ शर्त लगाने वाले लड़के स्टेनली ने अपनी बाहें छाती पर बांधते हुए कहा। क्या उसने शर्त तोड़ दी? कौन जानता है, स्कॉट नाम के एक लड़के ने जवाब दिया, जो स्टेनली का अच्छा दोस्त था। मुझे तो वह ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो कुछ कहेगा और फिर उससे भाग जाएगा। स्टैनली और स्कॉट के दोस्त स्टीफन ने सहमति में सिर हिलाया। वह कम बोलने वाला व्यक्ति था और केवल तभी बोलता था जब आवश्यक होता था। इन तीनों लड़कों के नाम S से शुरू होने के कारण उन्हें SSS उपनाम दिया गया था। स्टैनली ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। खैर, अगर वह हमारी कक्षा को शीर्ष स्थान पर नहीं ला पाता है तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उस समय तो मैं बस अपनी भावनाओं में बह गया था। तो आपका मतलब है कि आपको हमारे सहपाठी के रूप में एक कूड़ा खाने वाले के होने से कोई आपत्ति नहीं है? स्कॉट ने पूछा। वह कुछ और कहने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि किसी ने उसका कंधा थाम लिया है। हमें उसे उस नाम से बुलाना बंद कर देना चाहिए, स्टैनली ने जवाब दिया। जब हमारी कक्षा में कोई उसे उस उपनाम से बुलाता है तो मुझे बुरा लगता है। हाँ, माफ करना, स्कॉट ने माफी मांगी। ये बस एक आदत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे दोबारा उस उपनाम से न बुलाऊं। वैसे भी, विलियम ने कहा है कि वह उसे दोबारा कचरा डंप पर जाने से रोकेगा। जब तक वह ऐसा करता रहेगा, उसे कचरा खाने वाली कहने का कोई कारण नहीं रहेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, स्टैनली? स्टैनली ने सिर हिलाया।
हमें उसे उस उपनाम से बुलाना बंद कर देना चाहिए। उनकी बातचीत सुन रहे उनके सहपाठियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। वे सभी कक्षा F के छात्र थे। हालांकि सभी उन्हें नीचा समझते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे अपनी निराशा शिफॉन पर निकालें और उसे बुरा महसूस कराएं। प्रोफेसर इवान ये देखने के लिए कक्षा के अंदर गए कि क्या उनकी कक्षा के सभी छात्रों ने अपनी अपनी परीक्षाएं पूरी कर ली हैं। गिनती करने के बाद उसे पता चला कि विलियम, शिफॉन और इयान अभी तक वापस नहीं आए थे। मूल्यांकन परीक्षा अगले दिन दोपहर 3 बजे समाप्त होनी थी और यदि वे तब तक वापस नहीं आए तो उन्हें 1 सप्ताह की मूल्यांकन परीक्षा के दौरान अर्जित अंकों को दर्ज करने वाले टेस्ट ब्रेसलेट न लौटाने के लिए दंडित किया जाएगा। उम्मीद है कि वे तीनों ठीक होंगे, प्रोफेसर इवान ने अपने चेहरे पर चश्मा ठीक करते हुए सोचा। वे अकादमी में 7 साल से पढ़ा रहे थे और शुरुआत से ही कक्षा F के होमरूम प्रोफेसर थे। प्रोफेसर ने देखा था कि उनके छात्र पढ़ाई में पिछड़ रहे थे और उनमें से कुछ ने सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ने की प्रेरणा खो दी थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और हर साल सबसे कमजोर कक्षा को पढ़ाना जारी रखा। द रीजन, यह एक विश्वास के कारण था। उनका मानना था कि जीवन में सफल होने की क्षमता हर किसी में होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सामाजिक स्थिति कितनी निम्न है या साम्राज्य के प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में वे कितने कमतर हैं। प्रोफेसर इवान उनमें केवल एक विश्वास जगाना चाहते थे। यह विश्वास कि भविष्य में उन्हें चाहे कितनी भी बड़ी बाधा का सामना करना पड़े, उन्हें उसका डटकर सामना करने का साहस जुटाना चाहिए। इस तरह वे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से हासिल कर लेंगे और अनंत संभावनाओं की दुनिया एक बार फिर से उन सभी के लिए अपने दरवाजे खोल देगी। विलियम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, प्रोफेसर इवान ने मन ही मन प्रार्थना की। ऐसा करो कि कक्षा F के छात्र एक बार फिर गर्व से अपना सिर ऊंचा कर सके और जीवन नामक कांटों भरे रास्ते पर चल सकें। अध्याय 529, क्या आपकी अकादमी कमजोरों को प्रशिक्षण दे रही है? भाग 1, मूल्यांकन परीक्षा का अंतिम दिन। राजकुमारी सिडोनी ने अभी अभी दोपहर का भोजन समाप्त किया था और अपने कमरे में लौटने ही वाली थी कि उन्होंने भोजन कक्ष में शोरगुल सुना। राजकुमार जेसन के चारों ओर भीड़ जमा हो गई और वहां मौजूद लोग मिराज केवन को चुनौती देने के बाद अकादमी में उनकी विजयी वापसी के लिए लगातार उनकी प्रशंसा कर रहे थे। वाह महाराज, राजकुमार जेसन के एक सहपाठी ने उत्साहपूर्वक कहा। आपने तो प्रथम राजकुमार द्वारा स्थापित रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। आपका नाम अकादमी के इतिहास में अवश्य दर्ज होगा। अद्भुत, मैं अपनी पीढ़ी में एक महान हस्ती के जन्म का साक्षी बनने के लिए धन्य हूँ। महामहिम, आपकी महानता का साक्षी बनने का यह अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जेसन अमर रहें। अमर रहे। राजकुमार जेसन ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने जो किया वह कोई बड़ी बात नहीं थी। जब उसकी नज़र राजकुमारी सिडोनी पर पड़ी तो उसने उन्हें एक हल्की सी मुस्कान दी और अभिवादन में सिर हिलाया। राजकुमारी सिडोनी ने सिर हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब दिया और फिर अपने कमरे में लौटने के लिए मुड़ गईं। राजकुमार की निगाहें सुंदर राजकुमारी का तब तक पीछा करती रहीं जब तक कि वह नजरों से ओझल नहीं हो गईं। सभी ने उनके इस व्यवहार को देखा और एक दूसरे की ओर इशारा किया। वे सभी क्रीटोर शाही परिवार की इस परंपरा से भलीभांति परिचित थे। चचेरे भाई बहनों का आपस में विवाह करना बहुत आम बात थी और एक नज़र में ही उन्हें पता चल गया था कि राजकुमार भी ऐसा ही करने की योजना बना रहा है। हालांकि एक समस्या थी। राजकुमारी के गले में एक हार था और उसे यह हार दक्षिणी महाद्वीप से आए लाल बालों वाले लड़के ने ही पहनाया था। विलियम द्वारा राजकुमारी सिडोनी का प्रेमी होने की घोषणा के कारण अकादमी में लगभग सभी लोग अब तक उसका नाम जान चुके थे। उन्हें यह भी पता था कि राज्य के रईसों की प्रतिक्रिया के कारण विलियम को प्रथम श्रेणी में डाल दिया गया था। सीधे शब्दों में कहें तो वे विलियम को पसंद नहीं करते थे और चाहते थे कि राजकुमारी सिडोनी अपने गले का पट्टा उतार दें और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजे जो उनकी सुंदरता के अधिक योग्य हो। राजकुमार जेसन के चारों ओर मौजूद किसी भी छात्र ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे राजकुमार द्वारा अलग किए जाने से बचना चाहते थे। इसके बजाय वे उनकी उपलब्धि की प्रशंसा करते रहे और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे। ये तो चापलूसों का झुंड है। मोर्गाना ने उनके साझा मानसिक परिदृश्य के भीतर से एक तीखी आवाज निकाली। खैर, दुनिया ऐसे ही चलती है, राजकुमारी सिडोनी ने जवाब दिया। सत्ता में बैठे लोग अक्सर अपने आसपास लोगों को इकट्ठा करते हैं। जब आप किसी शक्तिशाली गुट के सदस्य होते हैं तो ये बहुत आम बात है। हम सिर्फ इसलिए कि उसने अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसे लगता है कि वह इतना अच्छा है। डार्लिंग के लौटते ही शायद सबको सदमे से दिल का दौरा पड़ जाएगा। वैसे डार्लिंग कहाँ है? उन्होंने आपको नहीं बताया? राजकुमारी सिडोनी ने पलटकर पूछा। नहीं, और वैसे भी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?
अगर मुझे इसके बारे में पता है तो आपको भी पता होगा, है ना? राजकुमारी सिडोनी के होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई। बड़ी बहन, यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारी उन रात की हरकतों के बारे में पता नहीं है जब मैं गहरी नींद में होती हूँ। हर बार जब मैं सुबह उठती हूँ और बेचैन महसूस करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि तुम मेरी पीठ पीछे कुछ कर रही हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आप हकला रही हैं, बड़ी बहन। बी, क्योंकि तुम अजीब बातें कह रहे हो। हे है। राजकुमारी सिडोनी ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह समझ गई थी कि मोर्गाना का राज खोलने का कोई इरादा नहीं था। असल में उससे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वह पहले से ही जानती थी कि उसकी साथी कितनी शरारती हो सकती है। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि वह वहां मौजूद न हो ताकि वह अपने प्रिय के साथ जो कुछ भी कर रही हो उसे देख न ले। राजकुमारी सिडोनी जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई, शक्ति का एक तीव्र प्रवाह उनके शरीर में दौड़ गया। वह लगभग वहीं गिर पड़ी। सौभाग्य से पैरों की ताकत खत्म होने से पहले ही वह दरवाजे का सहारा लेने में कामयाब हो गई। ये फिर से बेकाबू हो रहा है। मोर्गाना ने चिंता से बुदबुदाते हुए राजकुमारी सिडोनी को अपने साझा मानसिक परिदृश्य में गले लगाया। राजकुमारी को विलियम के साथ मिले 1 हफ्ता हो गया था और उन्हें एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका नहीं मिला था। विलियम राजकुमारी सिडोनी के शरीर में विद्यमान दैवीयता को नियंत्रित करने में उसकी मदद कर रहा था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति के कारण वासना की शक्ति राजकुमारी सिडोनी के नियंत्रण से मुक्त होने लगी थी। राहत की एकमात्र बात यह थी कि जब भी ये घटनाएं होती थीं, वह अकेली होती थी, उसके आसपास कोई नहीं होता था। उसने लोगों को अपने वफादार अधीनस्थ बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। गहरी सांसें लें, मेरे साथ चलें। सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें, सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। मोर्गाना ने सिडोनी को शांत करने में मदद करने के लिए उसका मार्गदर्शन किया। 5 मिनट बाद सुंदर राजकुमारी ने अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया। चिंता मत करो डार्लिंग, जल्द ही वापस आ जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है? हाँ। राजकुमारी सिडोनी अपने बिस्तर तक गईं और लेट गईं। प्रकट होने वाली दैवीय शक्ति से लड़ने के बाद वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। नींद की गोद में गिरने से ठीक पहले उसके प्रिय हाफ एल्फ की छवि उसके मन में प्रकट हुई। उसे उम्मीद थी कि जब तक वह जागेगी, विलियम अकादमी लौट चुका होगा। इस तरह वह उसकी मदद कर सकेगा, उसके दिल में दबी हुई वासना की शक्ति को दूर कर सकेगा। क्या हमें यहीं पर सब कुछ समाप्त कर देना चाहिए? मुझे लगता है कि सभी छात्रों ने अपने कंगन जमा कर दिए हैं। कंगनों के संग्रह का प्रबंधन कर रहे प्रोफेसरों में से एक ने प्रस्ताव रखा। कुछ प्रोफेसरों ने सिर हिलाकर सहमति जताए, हालांकि अकादमी के प्रधानाध्यापक गिलबर्ट बैठे रहे। निर्धारित समय से केवल आधा घंटा पहले का समय है। चलिए अंत तक इंतजार करते हैं और देखते हैं कि सब ठीक हो जाता है, गिलबर्ट ने कहा। उनकी आवाज दृढ़ थी, जिसका अर्थ था कि वे किसी भी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। 1 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जब 1 दर्जन छात्र समय पर अपने ब्रेसलेट जमा नहीं कर पाए थे क्योंकि संग्रह का प्रबंधन करने वाले प्रोफेसर निर्धारित समय से पहले ही चले गए थे। कई रईसों ने प्रधानाध्यापक से शिकायत की थी, इसलिए उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन परीक्षा के अंतिम दिन व्यक्तिगत रूप से भाग लेने का निर्णय लिया कि सभी प्रोफेसर अपना कर्तव्य ठीक से निभाएं। प्रोफेसरों ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मनाह भरी। चूंकि उनके मालिक ने उन्हें आधे घंटे इंतजार करने को कहा था, इसलिए वे आधे घंटे इंतजार करेंगे। जब सभी लोग दोपहर के 3 बजने का इंतजार कर रहे थे, तभी 3 छात्र कमरे में दाखिल हुए। वे सभी अस्त व्यस्त दिख रहे थे और यह स्पष्ट था कि वे समय पर अपने ब्रेसलेट जमा करने के लिए अकादमी के स्टाफ रूम की ओर भागे थे। प्रधानाध्यापक ने देर से आने वाले 2 छात्रों को तुरंत पहचान लिया। एक अर्धएल्फ था जिस पर सम्राट के विशेष एजेंटों द्वारा नजर रखी जा रही थी, दूसरी दानव महाद्वीप से आए एक शरारती लड़की थी। विलियम ने अकादमी के प्रधानाध्यापक को पहचान लिया और उनकी ओर चल पड़ा। उसने सोचा कि बेहतर यही होगा कि वह अपना कंगन शीर्ष अधिकारी को सौंप दे ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। माफ कीजिए, हमें देर हो गई, विलियम ने अपनी कलाई से कंगन उतारते हुए कहा। लीजिए प्रधानाध्यापक। विलियम ने मुस्कुराते हुए अपना ब्रेसलेट गिलबर्ट की मेज पर रख दिया। शिफॉन और इयान ने भी ऐसा ही किया। गिलबर्ट ने सिर हिलाया और फिर दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। दोपहर के 3 बजने में अभी भी 10 मिनट बाकी थे, इसलिए विलियम और उसका समूह समय पर पहुंच गया था। मुझे आपके ब्रेसलेट मिल गए हैं, गिलबर्ट ने विलियम की मेज से उसका ब्रेसलेट उठाते हुए जवाब दिया ताकि वह खुद उसके नतीजे देख सके। आप तीनों अपने अपने कमरों में वापस जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। रुको, मत जाओ।
प्रधानाध्यापक की अचानक तेज आवाज से तीनों किशोर डर के मारे लगभग पीछे हट गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अकादमी के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति उन्हें इस तरह गुस्से से लाल आंखों से देखेगा, मानो उन्होंने कोई घिनौना अपराध कर दिया हो। अध्याय 530, क्या आपकी अकादमी कमजोरों को प्रशिक्षण दे रही है? भाग 2। ये विलियम के कंगन को पकड़े हुए गिलबर्ट के हाथ कांप रहे थे। विलियम के मेरिट पॉइंट्स को देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। प्रधानाध्यापक के अजीब व्यवहार को देखकर प्रोफेसर उत्सुक हो गए। वे चुपके से उनके पीछे गए ये देखने के लिए कि कंगन में क्या खराबी है। जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं और वे हैरान रह गए। योजक चिन्ह विलियम वॉन आइंसवर्थ 6913 367 मेरिट अंक। योजक चिन्ह हे भगवान, लगभग 7 मिलियन मेरिट पॉइंट्स। कक्षा बी के होम रूम प्रोफेसर ने हैरानी से कहा, यह कैसे संभव है? अरे आपको इसे समझाना होगा। क्या तुमने कंगन के साथ छेड़छाड़ की? चौथे वर्ष के एक प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए लाल बालों वाले किशोर को संदेह भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। क्या तुम्हें पता है कि मूल्यांकन परीक्षा में नकल करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी सजा मिलती है? मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, विलियम ने जवाब दिया। तो फिर कैसे? एक और प्रोफेसर आगे बढ़े। क्या आपको पता है कि हमारे पास अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड राजकुमार जेसन का है? उनके मेरिट पॉइंट्स 621 489 थे। महामहिम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और फिर भी आपके पॉइंट्स उनसे 10 गुना ज्यादा हैं। क्या सिर्फ 621 489? विलियम ने अचंभित होकर कहा। क्या आपकी अकादमी कमजोरों को प्रशिक्षण देती है? उसके अंक इतने कम क्यों हैं? विलियम की बातें सुनकर प्रोफेसरों का खून खौल उठा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई राजकुमार जेसन के कुल अंकों को कम कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इतना ही नहीं, उसने ये भी कह दिया कि वे कमजोर लोगों को पढ़ा रहे हैं। 5वीं कक्षा के क्लास के होम टीचर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुछ देर पहले तक वे खुद को बहुत बड़ा समझते थे क्योंकि राजकुमार ने न सिर्फ नया रिकॉर्ड बनाया था, बल्कि उनकी कक्षा ने 5वीं कक्षा के सभी छात्रों में सबसे अधिक मेरिट अंक भी प्राप्त किए थे। हालांकि यह निश्चित था कि उन्हें 5वीं कक्षा के डिवीजन में सर्वश्रेष्ठ कक्षा के रूप में सराहा जाएगा, फिर भी वह इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ थे कि किसी ने आसानी से उनकी कक्षा के एक छात्र द्वारा बनाए गए नए रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। हमें इसकी जांच करनी होगी। राजकुमार जेसन के कक्षा शिक्षक आगे आए। ये कैसे संभव हो सकता है? अकादमी की स्थापना के बाद से किसी को भी इतने मेरिट अंक नहीं मिले हैं। विलियम ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। कोई भी यह नहीं कर पाया। अरे बाप रे, लगता है मैंने इस अकादमी के प्रतिभाशाली छात्रों को ज्यादा ही समझ लिया था। 6 मिलियन अंक हासिल करने जैसा आसान काम भी नामुमकिन माना जाता है। अगर मैंने इस मूल्यांकन परीक्षा को गंभीरता से लिया होता तो मैं आसानी से 10 मिलियन अंक अर्जित कर सकता था। हालांकि मैं ज्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने लगभग 7 मिलियन अंकों से ही संतोष किया। आधे एल्फ ने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। अब आगे क्या कहोगे? क्या तुम मुझे ये बताने वाले हो कि मिराज कैवन की 50वीं मंजिल पर स्थित आखिरी बॉस को कोई नहीं हरा पाया है? क्योंकि मैंने तो अभी कुछ देर पहले ही उस बॉस को हराया है। विलियम के मुंहतोड़ जवाब से कमरा एकदम शांत हो गया। विलियम की बातें सुनकर गिलबर्ट का हाथ इतना कांप रहा था कि उसके हाथ से कंगन लगभग गिर ही गया। क्या तुमने मिराज कैवंस की 50वीं मंजिल पर मौजूद बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है? प्रिंस जेसन के क्लास टीचर ने कांपती हुई उंगली से विलियम के चेहरे की ओर इशारा किया। हाँ, विलियम ने जवाब दिया। बॉस एक 10 मीटर लंबा बैंगनी मेढक था और उसके माथा 3 मीटर लंबे थे। उनमें से हर एक का एक अलग तत्व था। यार, वो मेढक तो बड़े ही फुर्तीले थे। वे ऐसे उछलते कूदते थे जैसे उनकी पीठ में आग लगी हो। विलियम ने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर से 5 बीस्ट कोर निकाले और उन्हें गिलबर्ट की डेस्क के ऊपर ढेर कर दिया। एक बास्केटबॉल के आकार का बैंगनी रंग का बीस्ट कोर और बॉलिंग बॉल के आकार के 4 बीस्ट कोर अगल बगल खड़े थे। सभी प्रोफेसर डेस्क के ऊपर रखे चमकते हुए बीस्ट कोर को टकटकी लगाकर देख रहे थे। जो बीस्ट कोर एक दिन पुराने नहीं थे, उनमें एक अलग ही जीवंत चमक थी, जो लंबे समय से संग्रहित बीस्ट कोर से भिन्न थी। उन सभी ने पहले भी कालकोठरियों में लड़ाई लड़ी थी और वे बीस्ट कोर की गुणवत्ता से भली भांति परिचित थे। इस तरह के सबूतों के सामने विलियम के दावे का खंडन करना मुश्किल था। तुमने ये कैसे किया? गिलबर्ट ने अपना संयम वापस पा लिया था और सीधे यही सवाल पूछा। यह एक व्यापारिक रहस्य है, विलियम ने बीस्ट कोर को उठाकर अपनी स्टोरेज रिंग में रखने से पहले जवाब दिया। मैं इससे किसी के साथ साझा करने का इरादा नहीं रखता।
स्टाफ रूम में बैठे सभी प्रोफेसर मन ही मन विलियम को कोस रहे थे। उसने जो किया वह कोई असामान्य बात नहीं थी। उच्च स्तरीय कालकोठरियों से निपटने के दौरान अधिकांश साहसी लोग अपनी रणनीति साझा नहीं करना चाहते थे। यही उनके लिए बड़ी कमाई का जरिया था, इसलिए इस तरह की बातें वे गुप्त रखते थे। गिलबर्ट ने आह भरी और कंगन को अपनी मेज पर रख दिया। आप तीनों अब जा सकते हैं। मूल्यांकन परीक्षा का अंतिम परिणाम 2 दिनों में घोषित किया जाएगा। विलियम ने सिर हिलाकर गिलबर्ट को धन्यवाद दिया। इयान और शिफॉन ने भी ऐसा ही किया और तीनों बेफिक्र होकर एक साथ चले गए। विद्यार्थियों के चले जाने के बाद चश्मा पहने एक बूढ़ा व्यक्ति कमरे के कोने से खड़ा हो गया। वह ग्रैंडमास्टर था जिसने उन कंगनों को बनाया था जिनका उपयोग विद्यार्थियों द्वारा वर्ष के इस समय के दौरान अर्जित मेरिट पॉइंट्स को मापने के लिए किया जाता था। उसने मेज से विलियम का कंगन उठाया और उसकी बारीकी से जांच की। प्रधानाध्यापक और अन्य प्रोफेसरों ने कुछ नहीं कहा और उसके फैसले की प्रतीक्षा करने लगे। 5 मिनट बाद बूढ़े व्यक्ति ने कंगन को वापस मेज पर रख दिया। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। फिर उसने कंगन को 3 बार थपथपाया और सबके सामने एक प्रतिबिंब दिखाई दिया। योजक चिन्ह विलियम वॉन आइनसिवर्थ। योग्यता अंक 6913 367। योग्यता का स्रोत मिराज कैवन। अंतिम प्रविष्टि बॉस का कमरा, मिराज कैवन की 50वीं मंजिल। कंगन के अंदर रखे रिकॉर्ड देखने के बाद प्रोफेसरों ने गहरी सांसें ली। उन्हें पता था कि इस साल के मूल्यांकन परीक्षा के नतीजे घोषित होते ही पूरा क्रेटोर साम्राज्य हंगामा मचा देगा। गिलबर्ट जल्दी से अपनी कुर्सी से उठकर अपने दफ्तर लौट गया। उसे सम्राट लियोनिडास से बात करनी थी और उन्हें बताना था कि उस अर्धएल्फ ने 1 सप्ताह तक चले परीक्षण के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की थी। गिलबर्ट जानता था कि अगर विलियम की उपलब्धि सार्वजनिक रूप से घोषित हो जाती तो वह उनके साम्राज्य के इतिहास में दर्ज हो जाती। योजक चिन्ह विलियम शिफॉन को राजकुमारी सिडोनी के कमरे तक ले गया क्योंकि उसे डर था कि रास्ते में उस छोटी लड़की को परेशान किया जा सकता है। जब वह अस्त व्यस्त बालों वाला आधा एल्फ लड़कियों के छात्रावास में अकड़ते हुए दाखिल हुआ तो कुलीन महिलाएं उसे देखकर अचंभित रह गईं। ये पहली बार नहीं था जब विलियम यहाँ आया था, क्योंकि राजकुमारी सिडोनी अक्सर उसे अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित करती थीं। लड़कियां भी उस आकर्षक हाफ एल्फ से परिचित थीं जिसकी मुस्कान से उनके दिल धड़कने लगते थे। हालांकि उनकी मौजूदा हालत देखकर वे चौंकने से खुद को रोक नहीं पाए क्योंकि वे फिलहाल देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। विलियम ने उनकी निगाहें देखीं, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। वह शिफॉन का हाथ थामे आत्मविश्वास से ऐसे चल रहा था मानो वह उस जगह का मालिक हो। राजकुमारी सिडोनी के कमरे का 2 बार दरवाजा खटखटाने के बाद आधे एल्फ को लगा कि राजकुमारी यहाँ नहीं है। फिर उसने शिफॉन को अंदर जाने देने के लिए दरवाजा खोला, तभी उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। विलियम ने कमरे का जायजा लिया और पाया कि राजकुमारी के शयनकक्ष की ओर जाने वाला दरवाजा आंशिक रूप से खुला हुआ था। उस आधे एल्फ को अपने भीतर से एक दिव्य शक्ति का उत्सर्जन महसूस हुआ, इसलिए वह ये देखने के लिए जल्दी से उस ओर चल पड़ा कि क्या हो रहा है। अंदर उसने देखा कि सुंदर राजकुमारी पलंग पर लेटी हुई थी और सांस लेने के लिए हौंफ रही थी। जैसे ही उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखें विलियम पर पड़ीं, उसके होठों से एक दबी हुई विनती निकली, क्या मेरी मदद करेगा? आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।